ओके लेट्स गो यार। तो अपने भी जो करने लग रहे हैं, दैट इज अ टॉपिक ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। करस्पॉन्डिंगली आज भी वही स्ट्रैटेजी है यार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ज्यादा देर दे दो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई साथ साथ में खत्म होते जाएगा, राइट। रूल्स फंडेड सारे के सारे सेम ही लग रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यार ये बात किस बारे में कर रहा है, ये टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बात किस बारे में कर रहा है। यार देखो, एक बात आप लोगों को याद दिला देते हैं, कल मैंने नहीं बोला था ये बात, बट आई विल रिपीट दैट टुडे, पर आज बता देते हैं। यार एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव फेनोमेनन। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव फेनोमेनन, इज अ क्वालिटेटिव फेनोमेनन। देखो लिखा है लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव फेनोमेनन, और फिर बोल दिया एक्सप्लेन। अब यार ऐसा है, अब यार ऐसा है कि लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव फेनोमेनन, एक्सप्लेन। ये जब क्वेश्चन आ गया ना तो थोड़ा सा जवाब समझना कि क्या है। लॉ ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव फेनोमेनन क्या बोलते हैं। देखो, क्वालिटेटिव फेनोमेनन इसलिए लॉ ऑफ डिमांड, क्वेश्चन है कि भैया लॉ ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव फेनोमेनन क्यों बोलते हैं। देखो यार आंसर सिंपल है कि लॉ ऑफ डिमांड को अपने लोग क्वालिटेटिव फेनोमेनन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट टॉक्स अबाउट डायरेक्शन। लॉ ऑफ डिमांड अपने को क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड अपने को क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड अपने को बोलता है कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटा, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा। तो लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अबाउट डायरेक्शन बट डजंट टॉक अबाउट डिग्री, मतलब कितना से। दैट्स व्हाई लॉ ऑफ डिमांड इज कॉल्ड अ क्वालिटेटिव फेनोमेनन। एग्जाम में क्वेश्चन आ ही सकता है कि भाई एक्सप्लेन व्हाई लॉ ऑफ डिमांड इज कॉल्ड अ क्वालिटेटिव फेनोमेनन, तो अपने लोग ध्यान रखेंगे। अरे रीजन है कि भैया because it talks about direction and not about degree. It tells us that price rises, so quantity falls, and when price falls, quantity rises, but not by how much, but not by how much. इस वजह से यार अपने लोग जो है लॉ ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव बोलते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव बोलते हैं। ये आंसर अपने लोग ध्यान रखेंगे। ओके, ये आंसर याद रह जाएगा। बट अब हम जब आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आ गए हैं तो आपको बता दें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ऐसा बोलने का दरकार नहीं पड़ेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ऐसा बोलने का दरकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड, ये बात सच है, ये बात सच है कि लॉ ऑफ डिमांड का जो नेचर था वो क्वालिटेटिव था। अब इसको हम लोग क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव बोल के क्यों चिल्ला रहा है, इसलिए चिल्ला रहा है बिकॉज प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटा, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा, जो अपने कल वाले क्लास में किए थे डिमांड। लेकिन आज जो हमने कर रहे हैं वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्वांटिटेटिव फेनोमेनन है, इलास्टिसिटी क्वांटिटेटिव फेनोमेनन है। अगर एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में आपको अगर हम समझाएं कि इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाँ जब डिमांड बोल रहे हैं तो सप्लाई अपने आप कवर होगा, सुनना अभी बात। डिमांड का पहले बात कि यार अगर मान लो मैं इस कमोडिटी का प्राइस को 1% से बढ़ा दूं, मैं इस कमोडिटी का प्राइस को 1% से बढ़ा दूं, तो मान लो कि मैं देखता हूं कि क्वांटिटी जो है वो 5% से गिर जाएगा, क्वांटिटी 5% से गिर जाएगा। एक बार के लिए आप मान लो कि प्लस और माइनस का साइन को इग्नोर कर, मतलब कि ये बात अपने को समझ में आया कि सर आप बोले कि चेंज इन प्राइस है बाई 1% एंड चेंज इन क्वांटिटी है बाई 5%। हम लोग को ये समझ में आ गया कि चेंज इन प्राइस है बाई 1% और चेंज इन क्वांटिटी है बाई 5%। इतना बात हम लोग को कुल मिला के समझ आ गया। तो यार तुम अगर ध्यान देगा तो क्वांटिटी प्राइस के मुकाबले कितना टाइम्स रिएक्ट किया, सर 5 टाइम्स, 5% बाई 1%, 5 टाइम्स। प्लस 5 माइनस 5 वो छोड़ दे। Many of you will think कि यार क्वांटिटी तो गिरा है तो -5% बाई 1% आप बोलिए ना, क्योंकि प्राइस बढ़ा है। देखो मैं ये बात क्या दे रहा हूँ यहाँ पे कि प्राइस बढ़ा है क्वांटिटी गिरा है, बात सही है। तो किसी को मन में आ रहा है कि सर आप -5 बोलिए ना, वो हटाओ, अभी साइन को इग्नोर करो, प्लस है या माइनस है डोंट केयर। इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिसिटी 5 आ गया, इलास्टिसिटी 5 आ गया। तो अब आप लोगों को एक चीज हम समझा दिए कि अगर कोई बोल रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 है, अगर कभी कोई बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी चीज का 5 है, इसका मतलब प्राइस हर 1% जो प्राइस बदलता है उसके मुकाबले क्वांटिटी 5 गुना बदलेगा। मतलब प्राइस जितना से भी बदलेगा क्वांटिटी उसका 5 गुना से बदलेगा।
मतलब प्राइस अगर 2% से बदलता है तो क्वांटिटी 10% से बदलेगा, प्राइस अगर 10% से बदलता है तो क्वांटिटी जो है तुम्हारा 50% से बदलेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी प्राइस में बदलाव आएगा क्वांटिटी उसका उतना टाइम्स बदलेगा। ये है इलास्टिसिटी, ये है इलास्टिसिटी। तो अगर सरल भाषा में आप लोगों के साथ समराइज करें बात को, तो इलास्टिसिटी क्या बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल रहा हूँ ना, इसका 3 मीनिंग होता है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, और भी तरीके का होता है, बट आपको बता दे रहे हैं अभी खाली एक प्राइस इलास्टिसिटी को पकड़ के बात कर रहे हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर क्या हो गया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया कि फॉर, प्लीज सुन लेना, कि फॉर 1% चेंज इन प्राइस बाय हाउ मच परसेंट विल क्वांटिटी चेंज। मतलब कितना गुना रिएक्ट करेगा क्वांटिटी अगर प्राइस को मैं 1% से बदल दूं तो, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर बात तो समझ में आया। अब इसको यार काफी बार ना अपने को इलास्टिसिटी पर कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, अपने को रटना पड़ेगा डेफिनेशन, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ये 3 वर्ड याद रख लेना, अंडरलाइन कर लेना अपने पास, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री क्यों बोला? क्योंकि मैंने बोला ये क्वांटिटी में बात करता है, डिग्री मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड to the change in own price of the commodity, to the change in own price of the commodity. What is it? It is the degree of responsiveness of quantity demanded to the change in own price of the commodity. own price के बदले quantity कैसे react करेगा? फिर से, own price के बदले quantity कैसे react करेगा? उस चीज को अपने price elasticity of demand बोलते हैं। अब आप लोग को एक बात बताते हैं सर, जब अपने इलास्टिसिटी लिखते हैं, मान लो ईपी ऐसे लिखा, ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मान लो मेरा आंसर -5 आया, जो कि इस एग्जांपल में आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी अपने लोग इलास्टिसिटी मेजर करते हैं दोस्त, जब भी अपने लोग इलास्टिसिटी मेजर करते हैं, अपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करते हैं। तो यार अगर क्वांटिटी 5% से कम हुआ है, मतलब मान लो -5% हुआ है, ठीक है ना, मान लो -5% हुआ है, और प्राइस जो है, और प्राइस जो है वो 1% से बढ़ा है, तो आप अगर काटाकुटी करो तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है? सर -5 आ रहा है, सर -5 आ रहा है। तो मैं यही कहने लग रहा हूं आपको कि अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू नेगेटिव आया, आने दो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज इलास्टिसिटी नेगेटिव। याद करो, मैं कल की क्लास में डिमांड में स्लोप सिखा रहा था तुमको, स्लोप ऑफ डिमांड भी नेगेटिव, आंसर दोनों में सेम होगा, इलास्टिसिटी या स्लोप इज डिमांड इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है। और यार इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है, यानी कि इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना, डिमांड ऊपर रहेगा, फैक्टर नीचे रहेगा। क्या रहेगा? डिमांड ऊपर, फैक्टर नीचे, बस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही मैं आपको बोल रहा हूँ, फैक्टर नीचे। ये तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था तो नीचे में प्राइस लिखा। अभी अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपसे कोई पूछ लेता तो आप इनकम में नीचे, इनकम को नीचे लिख देते। क्रॉस इलास्टिसिटी पूछ लेता तो अदर प्राइस के बारे में आप नीचे में लिख देते। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यार अपने को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट सिंपली याद रखना है कि जब अपने इसका बात कर रहे हैं सिंपल भाषा में, ये क्या बोल रहा है? इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसमें आंसर नेगेटिव आएगा, बट इट विल बी आवर प्रैक्टिस थ्रू आउट, इट विल बी आवर प्रैक्टिस थ्रू आउट कि अपने उसको मॉड्यूलस में लिखें। मतलब कि अगर ईपी आ गया -3 तो हम लोग लिखेंगे मॉड ईपी इक्वल्स टू 3। दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट, दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट, कि अपने लोग मॉड्यूलस लिखेंगे, मतलब हर नेगेटिव चीज को अपने पॉजिटिव करके प्रेजेंट करेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईपी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मॉड्यूलस में प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना? लेकिन एक बात सुन लो अभी ध्यान से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। जब इलास्टिसिटी निकालने बोले, तुम पहले अपना नॉर्मली नेगेटिव में निकाल और फिर मॉड्यूलस लिखकर पॉजिटिव में प्रेजेंट कर, सुन लिया? लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे तुमको ओल्ड क्वांटिटी या न्यू क्वांटिटी निकालना है, ओल्ड प्राइस या न्यू प्राइस निकालना है, तब ध्यान से सुन ले। तब जब इलास्टिसिटी यूज करेगा तो नेगेटिव वैल्यू ही यूज करेगा। क्या यूज करेगा? नेगेटिव वैल्यू ही। आई रिपीट,
जब सम करेंगे तो समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला। बट याद रखना कि अपने जब भी इलास्टिसिटी का बात करेंगे, अपने जब भी इलास्टिसिटी का बात करेंगे, अगर आंसर निकालने बोला है, अगर अपने आंसर निकालने बोला है, अगर अपने को कभी भी आंसर निकालने के लिए बोला है, तो अपने क्या ध्यान रखिएगा, आंसर निकालने बोले तो अपने हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलास्टिसिटी का आंसर पॉजिटिव लिखिएगा, सुन ले प्लीज। लेकिन अगर कुछ भी और कैलकुलेशन करने बोला है, मान ले नया क्वांटिटी निकालने बोला है, आप लोग ध्यान रखना कि इलास्टिसिटी का जो ओरिजिनल वैल्यू है विच इज नेगेटिव, वो प्लीज एक बात ध्यान रख लो, अपने आप के अंदर ये फीड कर लो कि इलास्टिसिटी नेगेटिव ही होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम नेगेटिव वैल्यू ही यूज करेगा। बस खाली एंड में कभी इलास्टिसिटी दिखाना पड़ा तो हम दिखाने के लिए पॉजिटिव दिखा देगा, बट हमेशा यूज क्या करेगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये ध्यान रखना, क्योंकि नेचुरल वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, फुल स्टॉप। इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, एक बार लास्ट टाइम समराइज कर यार। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव था, मतलब लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा था कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, है ना। लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा सा क्वालिटेटिव नेचर का हो गया था। क्यों बोले थे लॉ ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव इसलिए बोले थे क्योंकि याद करो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था कि, है ना, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अ राइज इन प्राइस विल लीड टू फॉल इन डिमांड। तो यार ऐसा है कि लॉ ऑफ डिमांड को इसीलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि क्वालिटेटिव फेनोमेनन है, क्योंकि वो डायरेक्शन का बात करता है आयुष कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। पर आयुष कभी भी लॉ ऑफ डिमांड को ये बताया क्या कि कितना से, नहीं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो बोलता है। मान ले आयुष तेरा एक दुकान है, तुम एक प्रोडक्ट को 5% से या 1% से प्राइस बढ़ा देते हो उसका, कितना से, 1% से। अब आयुष 1% से जब तू प्राइस बढ़ाएगा तो तेरा डिमांड गिरेगा, डिमांड गिरा मान लिया 3% से, कितना, 3% से। आयुष मेरे को एक बात बता, प्राइस चेंज के मुकाबले डिमांड चेंज कितना टाइम्स था, 3 टाइम्स था, क्योंकि डिमांड में बदलाव 3% से आया, प्राइस में कितना से आया था, 1% से। तो तेरा इलास्टिसिटी हो गया 3, इलास्टिसिटी क्या हो गया, 3 का मतलब, इलास्टिसिटी का मतलब, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि अगर प्राइस को तुम 1% से चेंज कर रहा है तो इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी बोलता है कि डिमांड कितना टाइम चेंज होगा। अगर मान लो इलास्टिसिटी 5 है, इसका मतलब हम दुनिया को बोल रहे हैं कि 1% जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड 5% गिरेगा, 2% जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड 10% गिरेगा। हमेशा इंटू 5 करते जाना, हमेशा इंटू 5 करते जाना। खैर जो भी है, फिर हम लोग ये फॉर्मूला पर है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी का यही फॉर्मूला होता है। आंसर को पॉजिटिव लिख देना, आंसर को पॉजिटिव लिख देना दिखाने को बाद में, ठीक है। लेकिन अभी इसका एक इंटरप्रिटेशन है, वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। बोलिए सर क्या इंटरप्रिटेशन, जस्ट अ मोमेंट, अभी शेयर करते हैं। देखो आज जब मैं बोल रहा हूं कि इलास्टिसिटी होता है, प्लीज पे अटेंशन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप लोग सब अग्री करेंगे कि सर आप बोल रहे हैं ये बात, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम लोग सब अग्री करेंगे कि सर आप यही बात कर रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि एट द एंड मैंने तो यही बताया ना आपको कि प्राइस इलास्टिसिटी दिखाता है कितना टाइम्स, अगर प्राइस 1% से बदला तो डिमांड कितना परसेंट से बदला। अगर 5% से बदला मतलब इलास्टिसिटी 5 है। पर खैर नॉनदलेस, अब आपको एक चीज समझाते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकलता कैसे। अपने बचपन में भी ये बात की है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने का, कि चेंज इन क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी बाई ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। ऐसे ही अगर कोई आपसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस का बात करे तो भी आप लोग यही बोलिएगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बाई ओल्ड प्राइस इनटू 100 हो गया। यार उस हिसाब से मैं बात करूं आपसे तो ये हो गया Q2 माइनस Q1 बाई Q1 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100 बाई P1 इंटू 100। सर बात सही है, तो 100 उड़ गया, तो आपका आया क्या, देखो Q2 माइनस Q1 मतलब चेंज इन क्वांटिटी बाई Q1 होल डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस बाई P1। तो यार मैं तुमको बस इतना बोल रहा हूं कि हाउ यू कैन डू इट, चेंज इन क्वांटिटी बाई ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस बाई चेंज इन प्राइस। तो कुल मिला के अगर सारी बातों को मैं एक साथ लिख दूं तो हो गया चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, जस्ट अ मोमेंट, बाई चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस
बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। देखो लिखना तो ये फॉर्मूला चाहते थे, बस डेरिवेशन से दिखा दिए कि वो आया कैसे फॉर्मूला। आया बात समझ में? तो यार इसका मतलब कुल मिला के आप ये बोल रहे हैं सर कि प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल मतलब जो पहले हुआ करता था, ओरिजिनल का मतलब जो पहले हुआ करता था, P1 बाई Q1। ओरिजिनल का मतलब जो पहले हुआ करता था, P1 बाई Q1। सर बात तो देखो आपका समझ में आ गया, सर बात तो देखो समझ में। अगर ये नेगेटिव आया तो अपने इसको ऑब्वियसली मॉड्यूलर डाल के पॉजिटिव कर देंगे, वी नो दैट। बट ये है कुल मिला के, आया बात समझ में? ये है कुल मिला के बातचीत। तो इसका मतलब ये हम लोग को सर समझ में आ गया है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। एग्जाम में पता नहीं ना आपको कि क्या डेटा है, अगर परसेंटेज का डेटा दे दिया तब तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दे, लेकिन मान ली डेटा ही तुमको ऐसा दे दिया कि तुम लगा नहीं सकता, तुमको ये वाला फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये अपने लोग को ध्यान रखना है, वी कैन नॉट फॉरगेट दिस। सर सही है सर, समझ में आ गया। तो यार मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। अब अपने लोग को मैं आपको बताया था 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ के रखने का है। 3 कॉन्सेप्ट्स क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। जब आप प्राइस इलास्टिसिटी का बात करते हो तब आप प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी में बदलाव आया उसका बात करते हो, कितना टाइम्स बदलाव आया। अगर मान लो आप बोल रहे हो कि इलास्टिसिटी 0.5 है, तो जब आप बोल रहे हो कि प्राइस इलास्टिसिटी 0.5 है, इसका मतलब क्या है कि हर बार जब प्राइस 1% से बढ़ेगा तो क्वांटिटी 0.5% से घटेगा, या जब भी प्राइस 1% से कमेगा क्वांटिटी 0.5% से बढ़ेगा, मतलब उतना टाइम्स, उतना टाइम्स। सही है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे जो मेरा प्राइस था और क्वांटिटी था वो सेम कमोडिटी को रेफर कर रहा था। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बोलता है? देखो एग्जांपल, प्राइस इलास्टिसिटी समझाते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी बोलता है कि अगर शुगर का प्राइस बढ़ा या लेट्स से कपड़े का, क्लॉथ्स का प्राइस बढ़ा, तो क्लॉथ्स का डिमांड में क्या बदलाव आ रहा है? तो दोनों जगह क्लॉथ्स ही रखा मैंने। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूं कि अगर कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का क्वांटिटी कितना से घटा, यहाँ पर मैं सेम कमोडिटी पर नहीं रहा, फॉर्मूला वही रहेगा। यस, फॉर्मूला वही रहेगा, बट यहाँ पे कमोडिटी रिलेटेड हो गया, जो आपने बोला रिलेटेड कमोडिटी हो गया। वो कंप्लीमेंट्री है या सब्सटीट्यूट है वो बात का बात है। पर यहाँ पर देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बात कर रहा था तो दोनों एक ही कमोडिटी के लिए था। मतलब कार का प्राइस, कार का डिमांड, कार का प्राइस, कार का डिमांड। लेकिन अगर मैं कार का प्राइस और पेट्रोल का डिमांड का बात करने लगूं, या कार का प्राइस और मोटर बाइक्स का डिमांड का बात करने लगूं, तो यहाँ पर प्राइस कोई और चीज का बोल रहे हैं आप, डिमांड कोई और चीज का बोल रहे हैं सर आप। दैट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम इलास्टिसिटी पढ़ना है तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस पर भूलना मत, सबसे इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन ओन प्राइस है अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। पर अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो क्या होगा? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ये लाइन तो रट लो, ये तो चेंज कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू व्हाट? अब फैक्टर लिखना है। अगर अपने लोग क्रॉस कर रहे हैं तो टू द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। अगर खुद का प्राइस है मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर रिलेटेड है तो टू द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अगर इनकम है तो टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो मतलब क्या फिक्स हो गया? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। टू के बाद जिस फैक्टर को स्टडी कर रहे हो वो फैक्टर लिख दो। अगर प्राइस इलास्टिसिटी तो टू द चेंज इन प्राइस, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी टू द चेंज इन रिलेटेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड अगर इनकम इलास्टिसिटी है तो टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यार यस और नो यार, बात क्रिस्टल क्लियर है, पकड़ में आया ना? यस और नो। ऑनलाइन वाले हाँ ना बोलना है फटाफट फटाफट। ओके सर सही बात, ग्रेट। अच्छा अच्छा, यस। इसी वजह से आप लोग कुछ बातें देखो, आप लोगों को मैं आज जो समझाया कि यार price elasticity of demand is a quantitative phenomenon. It's a quantitative relationship. It's a quantitative relationship. Why is it a quantitative relationship? Because भैया यहाँ पर quantity changes का बात चल रहा है। सही है सर। Higher the numerical value, larger is the effect of price on quantity. Obviously, अगर price elasticity 5 है
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब 1% प्राइस डिमांड को 5% से बदल देता है। यस, पर अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 10 है तो मतलब 1% चेंज इन प्राइस डिमांड को 10% से बदल देता है। कितना टाइम्स बदल देता है? इलास्टिसिटी टेल्स यू कि कितना टाइम्स बदल देता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल लॉजिक है। चलो यार मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग जवाब देना। पुनीत तेरे से क्वेश्चन है, ठीक है ना? पुनीत तुमको हम बता दिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है, पकड़ लिया बात को, एक बार प्रोसेस कर ले। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 3। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है। कितना है? 3। एकदम आराम से आंसर देना पुनीत, और कोई आंसर नहीं देगा। पुनीत मेरे को एक आंसर दे दोस्त कि एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस मैंने 2% से बदला, बढ़ाया घटाया छोड़ दे, भी तेरे को उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैंने उस प्रोडक्ट का प्राइस को 2% से चेंज किया। पुनीत खाली इतना देर बता दे कि क्वांटिटी कितना परसेंट से चेंज होगा। इलास्टिसिटी 3 है, करेक्ट। क्वांटिटी कितना परसेंट से चेंज होगा? देख, इसीलिए बोले थे कि पकड़ो ये बात को। इलास्टिसिटी क्या बोलता है कि 1% के लिए 3% से चेंज होगा ना रे भाई, तो 2% के लिए 6% से चेंज होगा ना। ये बुद्धि लगा, कितना टाइम्स कितना टाइम्स कितना टाइम्स, कितना बार तो बोल दिया और कितना बोलेंगे कि 2% से अगर चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी चेंज निकालने के लिए इलास्टिसिटी डाल दे, उसमें मल्टीप्लाई कर दे। चलो ठीक है यार, एक बार ये क्वेश्चन जो है उज्जवल से पूछ के देखते हैं। उज्जवल एक बात समझ, इलास्टिसिटी 4 है, सिंपल। इलास्टिसिटी 4 है। एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस को मैंने 5% से चेंज किया। कितना से चेंज किया उज्जवल? 5%। खाली इतना बता दे डिमांड कितना परसेंट चेंज होगा। वही तो बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी कितना परसेंट से चेंज होगा। वेरी गुड आयुष, 20% से। भाई सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे भाई, सिंपल लॉजिक है यार। मैथ्स का बेसिक जो सम सबने किए हैं बचपन के अंदर, कि अगर 1% के लिए 3% हो जाता है, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या दिखाता है? 1% के लिए इलास्टिसिटी क्या दिखाता है? 1% के लिए। अगर इलास्टिसिटी 3 है तो 1% प्राइस बदलने पर डिमांड 3% से बदलेगा। अरे तो भाई अगर प्राइस 5% से बदलेगा तब भी 3 से थोड़ी बदलेगा, तो वो इंटू 3 टाइम्स हो जाएगा ना। फिर से लिख के दिखा देता हूं। अगर इलास्टिसिटी 3 है और प्राइस को मैंने चेंज किया है बाई 1%, तो बात सही बोल रहे हो जो लोग बोल रहे हो कि तब चेंज इन क्वांटिटी 1% इंटू 3 होगा, 3 टाइम्स चेंज होगा। अरे जितना टाइम्स प्राइस चेंज होता है उतना टाइम्स इलास्टिसिटी चेंज होगा, मतलब क्वांटिटी चेंज होगा। तो यार अगर इलास्टिसिटी 3 है अभी भी और प्राइस अगर 5% से चेंज हो रहा है, तो 1% के लिए 3% था, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना होगा? तो 5% के लिए तो वापस से इंटू 3 होगा ना, 15% होगा। बार बार बोल रहे हैं, ये ध्यान रखिए बात को, ये अंडरस्टैंडिंग लीजिए। फॉर्मूला तो दे देगा, बट ये जब तक इनहेरेंटली समझ नहीं आएगा तब तक सम नहीं होगा। इलास्टिसिटी बस टाइम्स बताता है, टाइम्स बताता है। तो प्राइस टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो इलास्टिसिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी निकल कर आ जाए, चेंज इन क्वांटिटी निकल कर। सर ये बात तो बहुत सिंपल था। ओके सर, ये हो गया परसेंटेज मेथड जो आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया, नथिंग टू से हियर। अच्छा सर, एग्जाम में प्रोपोर्शनेट मेथड आ गया कि प्रोपोर्शनेट मेथड दिखा, तो डर जाए क्या? अरे डरने का क्या, यही तो लिखवाया तुमको प्रोपोर्शनेट मेथड। चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये बात समझ में आया। अभी इधर देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी इफ डिमांड राइजेस फ्रॉम 4 to 5। शांति से सुनना। तो यार क्वांटिटी कितने से बढ़ा देख ले, एक एक यूनिट से बढ़ा, ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम 10 to 8। यानी कि प्राइस कितना से चेंज हुआ? 2 रुपया से चेंज हुआ। देख मैंने -2 लिखा है, क्यों? क्योंकि 10 से 8 हुआ है, क्योंकि 10 से 8 हुआ है, यस कम हुआ है। तो चेंज इन क्वांटिटी 1 है, भाई चेंज इन प्राइस कितना है? -2। यही तो है फॉर्मूला, देख लो। चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना से? 1 से। मैं परसेंटेज मेथड यूज नहीं कर रहा, मैं प्रोपोर्शनेट मेथड यूज कर रहा हूँ। तो 1 बाई -2 इनटू, अब आपका ओरिजिनल प्राइस, यार ओरिजिनल प्राइस 10 रुपया था और ओरिजिनल क्वांटिटी जो आपका था वो 4 यूनिट्स था। तो यानी आप अगर काटो यहाँ पर तो 5/4 आ गया, 5/4 आ गया आपका, यानी 1.25 आ गया। तो इसका मतलब आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है -1.25, जिसको अपने दिखाने के लिए कैसे लिख देंगे? +1.25 विद अ मॉड्यूलस साइन, +1.25 विद अ मॉड्यूलस साइन, एंड देयर यू हैव इट।
ये आ गया अपने लोग। तो इसका मतलब सर नेगेटिव साइन हम लोग लास्ट में इग्नोर करेंगे, लास्ट में इग्नोर करेंगे, है ना? ठीक है सर, क्लियर है सर। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। सम्स है आज के क्लास में, बहुत सारा सम्स है, चाप मत लेना सर। ईपी का तो यूनिट नहीं होता है ना? हाँ नहीं होता बिल्कुल भी, इसीलिए जब हम लोग ईपी लिख रहे हैं तो 1.25 लिख रहे हैं। He's one of our friends is asking कि ईपी का यूनिट नहीं होता, करेक्ट। मतलब ही और शी इज टेलिंग कि यार ईपी में रुपीज या क्वांटिटी नहीं लगेगा, नहीं, बिकॉज ईपी इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज, 5 टाइम्स कितना टाइम्स, तो उसमें तो आपको कुछ भी यूनिट नहीं लगाना पड़ेगा, रुपीज और ये सब, ठीक है ना? ओके, करेक्ट है। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद रखना आप लोग को, काफी लोग को जिसको समझ में आ गया, मैं बार बार इलास्टिसिटी का मीनिंग रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है कि लगे इरिटेटिंग, लेकिन यार हम बार बार बता रहे हैं कि पर्पस उससे नहीं है, मतलब जिसको आ गया समझ, जिसको नहीं आया यार उसको नहीं क्लियर किया तो फिर चीटिंग हो गया ना। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि भाई देखो समझ लो, तुम लोग फॉर्मूला फॉर्मूला रट्टाबाजी नहीं, दिमाग को एक्सरसाइज कराओ, पुनीत तुम्हारा बात कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग को खोलो, बंद दिमाग से नहीं हो पाएगा। कि इलास्टिसिटी का मतलब है क्या? कि इलास्टिसिटी का मतलब है पुनीत, अगर टू नीचे भी हो सकता है, नेगेटिव नीचे भी जा सकता है, मैं बोल रहा हूं अगर इलास्टिसिटी 2 है, इलास्टिसिटी 2 है का मतलब, अगर प्राइस इलास्टिसिटी 2 है का मतलब अगर प्राइस 1% से चेंज हुआ तो डिमांड कितना परसेंट से चेंज होगा? 2% से। कितना से? 2% से। लेकिन पुनीत, अच्छा पुनीत एक आंसर दे दे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर पुनीत मान ले प्राइस इलास्टिसिटी 3 है, आया पुनीत, सिर्फ तुम आंसर देना, और चेंज इन प्राइस लेट से पुनीत 4% है, क्वांटिटी कितना परसेंट से बदलेगा? हाँ एब्सोल्युटली, बस वही फंडा डालना है यार, उतना टाइम उतना टाइम उतना टाइम, बस। आया समझ में? सर समझ में आ गया बात, ओके। अब आते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो भैया डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक चीज समझ के चलो, है ना, यहाँ पर ध्यान रखना, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब बात करोगे तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट फर्स्ट बेंच में होना, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब अपने लोग बात करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना कि ज्यादा जोश में कौन सा चीज है, ज्यादा जोश में कौन सा चीज है, मतलब क्वांटिटी है या प्राइस है, क्या चीज ज्यादा जोश के अंदर, ज्यादा जोश में क्या चीज है? अगर क्वांटिटी कभी भी ज्यादा जोश में दिखाई दिया तो उसको इलास्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलास्टिक। अच्छा याद रखना एक चीज, इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक एक ही बात होता है, इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक एक ही बात, लेकिन अगर रिलेटिवली इन इलास्टिक या इन इलास्टिक बोले तो प्राइस में ज्यादा बदलाव आएगा क्वांटिटी। तो पहले तो ये समझ लो, सर वो परफेक्ट वाला नहीं बात कर, परफेक्ट वाला बात करेगा तुमसे, पहले तुम ये दोनों को समझ, लॉजिक समझ कि अगर क्वांटिटी, मान ले एक एग्जांपल, अच्छा इस समय ना पॉजिटिव नेगेटिव साइन इग्नोर करेगा, सुन ले, पॉजिटिव नेगेटिव साइन इग्नोर करना, वरना तो जो नेगेटिव है वो हमेशा कम दिखाई पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन इग्नोर करो, शांति से सुनो। मान लो प्राइस 10% से बढ़ा तो क्वांटिटी 20% से घटा, तो ऐसे तो मन बोलेगा कि प्राइस 10% से बढ़ा तो प्लस में है प्राइस, तो प्राइस ग्रेटर है, गलत, पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर करो। तो यार अगर प्राइस 10% से बदला, क्वांटिटी 20% से बदला, तो ज्यादा जोश में कौन बदला? प्राइस की क्वांटिटी, क्वांटिटी प्राइस 10% से बदला, क्वांटिटी 20% से बदला, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक की जगह पे किताबों के अंदर सिर्फ इलास्टिक भी लिखा हुआ, हाईली इलास्टिक भी लिखा हुआ, डजंट मैटर, अपने लोग समझ गए बात। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब जब क्वांटिटी ज्यादा जोश है, आया बात समझ में? दूसरा बात, रिलेटिवली इन इलास्टिक के बारे में बात कीजिए, ठीक उल्टा, जब प्राइस ज्यादा जोश में, जब प्राइस ज्यादा जोश में, इसका मतलब कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है, शांति से सुनना, अगर प्राइस चेंज हो रहा है 20% से, तब क्वांटिटी बदल रहा है 10% से, तो ज्यादा जोश में कौन हुआ? प्राइस, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। आया समझ में? पर ऐसा भी तो केस हो सकता है दोनों इक्वल जोश में, मसला कि प्राइस 50% से बढ़ा, क्वांटिटी 50% से घट गया, बराबर परसेंटेज है। प्लीज बाबू प्लस और माइनस का साइन इग्नोर करके सोचना, इलास्टिसिटी को प्लस और माइनस को इग्नोर करके सोचना। तो अगर 50% से प्राइस बदला, क्वांटिटी 50% से बदला, अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों में सेम बदलाव है, दोनों में सेम बदलाव है, उस केस में दोस्त सेम होता है, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक।
एक एक दो क्वेश्चन अभी मैं हाल फिलहाल में प्री बोर्ड्स का सॉल्व कर रहा था रेगुलर क्लास में, आई रिमेंबर दैट, वो आप लोगों को बताएंगे। उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। तो देखो तुमको तीन वैरायटी तो ऑलरेडी समझ में आ गया, पांच में से तीन तो तुम ऑलरेडी सीख गए हो। एक रिलेटिवली इलास्टिक, जहां पे क्वांटिटी ज्यादा जोश में चेंज हो रहा है। अब एक चीज सोच, स्टूडेंट को क्या है, रटना पड़ता है, रटेंगे नहीं, अपने शांति से सोचेंगे। अब फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल सा मैथ्स है कि कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, तो यार फ्रैक्शन तो हमेशा वन से ज्यादा ही आएगा। सोच ले यार, अगर क्वांटिटी 50% से बदल रहा है, प्राइस 20% से बदल रहा है, फिर से बोल रहे हैं साइन इग्नोर कर, साइन इग्नोर, तो 50% बाई 20% तो 2.5 आया ना। अरे ऑब्वियसली, क्योंकि क्वांटिटी न्यूमरेटर रहता है, प्राइस डिनोमिनेटर रहता है। क्वांटिटी न्यूमरेटर रहता है, प्राइस डिनोमिनेटर रहता है। क्वांटिटी न्यूमरेटर, प्राइस डिनोमिनेटर है, तो अगर क्वांटिटी 50% से, प्राइस 20% से, तो इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। मॉड्यूलस में बात कर रहा हूँ, किसमें बात कर रहा हूँ, मॉड्यूलस में बात कर रहा हूँ, पर उल्टा हो गया, मतलब इन इलास्टिक हो गया, तो हमेशा 1 से कम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर है। सोच के देख, क्वांटिटी बदल रहा है 20% से, प्राइस बदल रहा है 50% से, तो डिनोमिनेटर ग्रेटर है, 20/50, 0 0 कट गया, 2/5, 0.4 आ गया, क्या आ गया, 0.4। तो अब यहाँ पर तुम देखो 1 से कम आ रहा है, 1 से कम आ रहा है। 1 से ग्रेटर आ रहा है तो रिलेटिवली इलास्टिक, 1 से कम आ रहा है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। याद रखना, ओनली मॉड्यूलस वैल्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट, इग्नोर द साइंस। और दोनों अगर इक्वल बदल रहा है तो भैया फिर यूनिटरी है। दोनों अगर इक्वल बदल रहा है तब तो फिर यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब ही 1 होता है मैथ्स के। ये हो गया तीन चीजें। सर आप ग्राफ नहीं बता रहे, बताएगा भी शांति से, आराम से। ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक। बट अब आता है चौथा केस, परफेक्ट वाला। क्या, परफेक्ट वाला। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, बहुत ही फालतू कॉन्सेप्ट है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलता है कि प्राइस अगर ना के बराबर भी चेंज हो तो क्वांटिटी बहुत जोर से चेंज हो जाएगी, तो इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। दुनिया में कोई भी परफेक्ट वाला सिनेरियो रियल नहीं है। मार्केट्स जब पढ़ते थे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तब सेम बात मैं परफेक्ट कंपटीशन के लिए भी बोलता हूँ, सेम बात मैं अभी इलास्टिसिटी के लिए भी बोलता हूँ। दुनिया में कोई भी परफेक्ट वाला सिनेरियो सही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बट ठीक है, थ्योरी है, पढ़ लो, निकल लो। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब इनफाइनाइट इलास्टिक, और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब पता है क्या है, मतलब अगर किसी कमोडिटी का प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस 2000% भी बढ़ गया तो क्वांटिटी एकदम भी चेंज नहीं हो। ये भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तुम अगर सोच, अब कोई खड़ा होकर अगर स्टूडेंट एग्जांपल देंगे कि सर मेडिसिन, मेडिसिन में इन इलास्टिक बोल सकते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं बोल सकते। तुम एक सिंपल सा चीज सोच, अगर एक मेडिसिन है जो 10 रुपया का है, उसी 10 रुपए का मेडिसिन का दाम 10 लाख हो जाए, तो बोल, तो आदमी बोले मार दे भाई, मेरे को मरना पसंद है, हम 10 लाख तो नहीं दे पाए, यही होगा। तो फिर तुम कैसे बोल रहा है कि डिमांड चेंज नहीं होगा, डिमांड तो चेंज हो गया, हम नहीं खरीद रहे। अब जीत इज आस्किंग अबाउट लग्जरी गुड्स। जीत बोल रहा है कि सर अगर कोई बहुत भयानक लग्जरी है, ठीक है, अब जीत वाला केस को भी कवर कर लेते हैं। परफेक्टली पॉसिबल नहीं है, ही इज टेलिंग अबाउट लग्जरी गुड्स। मान लीजिए जीत की एक रोल्स रॉयस है, ठीक है, लग्जरी गुड्स पे चला गया, ठीक है, रोल्स रॉयस का दाम 5 करोड़ है, खरीद रहा है, ठीक है। इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक क्या बोलता है, परफेक्ट का झगड़ा कर रहे हैं जीत, याद रखना। परफेक्ट इन इलास्टिक क्या बोलता है, कुछ भी प्राइस चेंज हो जाए डिमांड नहीं बदलने वाला है। जीत वही 5 करोड़ का रोल्स रॉयस को चल 500 करोड़ का, अब भी उतना लोग लेगा क्या, जो लोग ले रहा है वो लोग के पास होगा ही नहीं 500 करोड़, या होगा भी तो 500 करोड़ तो नहीं देगा रोल्स रॉयस के लिए। लेकिन तुम, अब जीत बोलेगा सर आप तो प्राइस 100 गुना कर दिए, तो मैं बोला कि मैं तो कितना भी चेंज कर सकता हूँ, मेथड को चैलेंज कर रहा हूँ। मेथड क्या बोलता है कि प्राइस कितना भी बदल दे क्वांटिटी बदलेगा नहीं, तो मैं तो चेंज करूंगा ना मेथड। दुनिया में कोई भी कमोडिटी के लिए ये नहीं हो सकता, अंबानी भी बिक जाएगा, सीधा सा बात है। तो यानी कि यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, परफेक्ट वाला केस बस जुमला है, पढ़ लो और निकल लो। तो टोटल में 5 केस हो गया, एक एक करके कवर कर लेते। देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का बदतमीजी देखो तुम, प्राइस में जरा सा भी बदलाव नहीं हो रहा है, या एक दो पैसे का शायद बदलाव हो रहा है जो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, बट क्वांटिटी डिमांडेड देखो बढ़ते चला गया, तो प्राइस एक तरह से कांस्टेंट है। तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक बात और, ये एक दो जनों ने गलती कर दिया था अपने एग्जाम के अंदर, प्री बोर्ड्स के अंदर, कि जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं ना, अपने इमोशनली ये सोचते हैं ये स्ट्रेट लाइन, गलत।
इकोनॉमिक्स में स्ट्रेट लाइन कर्व इसको बोलते हैं, जो नीचे से ऊपर जाता है। अगर कभी भी ऐसा कर्व तुम बना रहे हो, तुमको डिस्क्राइब करना है, तो तुम उसको बोलोगे हॉरिजॉन्टल कर्व, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं बोलते, नहीं बोलेंगे कभी। तो ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। याद रखना, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वो होती है इंफिनिटी, इंफिनिटी। अब अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा, सर प्रूफ करके दिखाओ कि ये इंफिनिटी कैसे आया, हम लोग तो नहीं मानते, तो ले देख ले, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा अभी तक इलास्टिसिटी का। ले, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी 100% से बढ़ा, ले 100% से बढ़ा, प्राइस बढ़ा क्या, नहीं, जीरो, एनीथिंग बाय जीरो इंफिनिटी हो जाता है। नो, मतलब यू कैन वेरीफाई व्हाट यू आर थिंकिंग। अगर कोई बोलता सर हमको ना पता है, ग्राफ रटना पड़ता है, मेरा ग्राफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ग्राफ में हेल्प कर दो, तो ले, ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। आज लॉजिक याद रखना चाहिए कि यहाँ प्राइस है और यहाँ क्वांटिटी है। नेग्लिजिबल चेंज की इन प्राइस के लिए क्वांटिटी जोरों शोरों से बदल रहा है, तो अगर यार मैं प्राइस यहाँ P1 पर मान लो, तो क्वांटिटी पहले Q1 पे था, दोनों का मुलाकात यहाँ हुआ, फिर क्वांटिटी Q2 पे हुआ तो दोनों का मुलाकात यहाँ हुआ, तो सेम लेवल पे रह रहा है, तो जोड़ दे सबको, बन गया कर। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट, हम इसीलिए बोल रहे हैं बार बार कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ग्राफ वैल्यूज अपने आप याद हो जाए। व्हाट इज द रूल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, कि प्राइस बदलने वाला नहीं है। नेक्स्ट आता है परफेक्टली इन इलास्टिक, दोनों बदमाश कॉन्सेप्ट। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या बोलता है कि भैया डिमांड को तुम बदल ही नहीं सकोगे, प्राइस कितना ही बदल लो। अब यार सोचो, इसका इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। कैसे सर, फॉर्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देख, प्राइस को तुम 100% से बढ़ाया, कितना से भी बढ़ा, 10%, 50%, डजंट मैटर, मान ले 50% से बढ़ाया, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस बाबू नीचे में 50% आ गया, ऊपर में जीरो, और जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो। तो ये मत बोलो कि यार रटना पड़ा सर, कॉन्सेप्ट सीख लो बस, आया समझ में। और फिर रिलेटिवली इलास्टिक इन इलास्टिक का खेला, फिर रिलेटिव इलास्टिक। यार अब ना सर पता है, एग्जाम में ना हम लोग को ये याद रखना पड़ता है कि डिमांड कर्व इज फ्लैटर। मत याद रख, मत याद रख, एक सिंपल सा टेक्निक बताते हैं, अपने आप कर्व फ्लैट बनेगा। देखो, हाईली इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, दिमाग कॉन्सेप्ट क्या है कि यार परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा होगा। फिर से बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा होगा। कोई भी नेगेटिव साइन मत कंसीडर करो, मत कंसीडर करो। मॉड्यूलस के अंदर इलास्टिसिटी को जज किया जाता है, इलास्टिसिटी इज जज्ड इन द मॉड्यूलस वर्ल्ड। लिखो तो सब कोई, इलास्टिसिटी इज जज्ड, नेचर ऑफ इलास्टिसिटी इज जज्ड इन अ मॉड्यूलस वर्ल्ड। लिखो तो फटाफट, नेचर ऑफ इलास्टिसिटी इज जज्ड इन अ मॉड्यूलस वर्ल्ड। नेचर ऑफ इलास्टिसिटी इज जज्ड इन अ मॉड्यूलस वर्ल्ड। नेचर ऑफ इलास्टिसिटी इज जज्ड इन अ मॉड्यूलस वर्ल्ड। वरना क्या होता है पता है महक, आप देखोगे नेगेटिव, एग्जाम में क्या करोगे, एक तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, अच्छा तो नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव, यस, रॉन्ग, गलत हो गया। आप नेगेटिव साइन को नहीं सोचोगे, आप बदलाव को, बदलाव का डायरेक्शन, ये है कि नहीं है। तो यार याद रखना, बस ये हो गया हाईली इलास्टिक। अब यार ये ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि सोच के देख पुनीत, एग्जांपल ले, खुद के दिमाग में एग्जांपल ले, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। अब पुनीत क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा जोर से बदल रहा है, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। भैया कभी भी मैथ्स के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सीड करेगा तो फ्रैक्शन 1 से ज्यादा होगा, 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, वेरी गुड यार, तो 1 से ज्यादा होगा, तो ये अपना जवाब मिल गया पहला। दूसरा, यार ये जो कर्व रिलेटिवली फ्लैटर होता है, पता है सर एग्जाम में हम लोग का गुरु गोबर हो जाता है, भूल जाता हूँ। हाँ भूलेगा ही, अगर रट के गया तो। एक सिंपल सा लॉजिक से सोच, एक बेस्ट तरीका है इको, या मैं थ्योरी सब्जेक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सबके लिए बोलता हूँ कि यार कम से कम दिमाग में लोड कैरी करो, कॉन्सेप्ट जितना कैरी करेगा उतना याद रखने का जरूरत कम होगा। देख जैसे कि यहाँ पर प्राइस है P1, कम प्राइस पर क्वांटिटी ज्यादा होता है, देख यहाँ पर मीट कर रहा है दोनों। अब मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता है कि क्वांटिटी ज्यादा जोर से रिएक्ट करे, ठीक है, मैंने प्राइस को F2 बढ़ाया, अब क्वांटिटी में जोर से गिराऊंगा तो ये जो गैप है जीत, इससे ज्यादा गैप में क्रिएट कर दूंगा।
तो जीत अब देख मैं Q2 पर आ गया, यहां पर मिल रहा है दोनों, अब ज्वाइन कर दे। कोई अज्ञानी आदमी भी बोल देगा कर्व फ्लैट बन गया। तो ये तुमको फिर याद रखने में क्यों दिक्कत हो रहा है कि यार हाईली इलास्टिक डिमांड है तो कर्व विल बी फ्लैटर एंड द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, सही है। बट अगर इन इलास्टिक है तो कर्व विल बी स्टीपर स्टीपर स्टीपर, इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, हाँ कि ना। और फाइनली आपका आ गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इस शेप को प्यार से अपने क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर सवाल है, दो सवाल इधर से पैदा होते हैं। पहले तो यूनिटरी इलास्टिक हुआ क्या, अरे जहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों एक दूसरे से बराबर हो। और यार पुनीत एक बात याद करो, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यार दोनों अगर इक्वल है, किसी भी मैथमेटिक्स का दुनिया के अंदर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है तो फ्रैक्शन हमेशा यस वन ही आएगा, वन ही आएगा। तो भैया अगर फ्रैक्शन अपने लोग का वन ही आ रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो गया। जब आपका ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो गया, इसका शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दो क्वेश्चंस दोनों प्री बोर्ड से उठा रहा हूं, सुनो क्या। पहला बात तो इस शेप को क्या बोलते हैं, तो आंसर ऑलरेडी दे दिया आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नंबर टू दे विल आस्क व्हाई इज इट कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वेरी गुड रिद्धिमा, कि यार अपने लोग डिस्कस किए कि कोई भी फिगर को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब बोलते हैं जब उसके अंदर जो भी एरिया तुम निकालोगे रेक्टेंगल्स का, सबका एरिया इक्वल है, सबका एरिया इक्वल है। बोलने का मतलब ये है कि आज ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, जो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल रहेगा वही एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, मैं दूसरे कलर में दिखा देता हूं, वही एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल भी रहेगा। And that's what we are talking about. And that's what we are talking about. सर बात समझ में आ गया, सर बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब यू आर टेलिंग अस कि इस तरीके से ऑपरेट करो, अभी इस तरह, ठीक है। सो व्हाई इज इट कॉल्ड रेक्टेंगुलर बोला, एवरीबॉडी लिख लो, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज because area of all the rectangles, because area of all the rectangles, it is called rectangular hyperbola because area of all the rectangles under this curve is equal, because area of all the rectangles under this curve is equal, under this curve is equal, area of all the rectangles under this curve is equal, area of all the rectangles under this curve is equal, एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स अंडर दिस कर्व इज इक्वल। लिख ही लिया होगा आपने, हाँ साहब लिख ही लिया। तो ये हो गया आपका यूनिटरी इलास्टिक, ये आपका हो गया यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा एक और क्वेश्चन, ये अभी आया था एमसीक्यू में, क्वेश्चन था एमसीक्यू में, व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट, व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट। देख लो क्वेश्चन, व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट। अगर सोचेगा तो आंसर मिलेगा। हम लोग डिमांड पढ़ रहे हैं, पहले लिख लो क्वेश्चन, लिख लो व्हाट डज दिस एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट। ऑफ मैं खाली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बात कर रहा हूं दोस्त, प्लीज याद रखना, कोई और का नहीं। व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट, राइट इट डाउन, व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट। व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट। तो दोस्तों अब आपको इसका आंसर दे, सोच के देखना। डिमांड है गाइस, ऑनलाइन वालों चैट में बताना डिमांड में तुम किसके साइड से सोचते हो, कंज्यूमर के कि प्रोड्यूसर से। अग्रीड है, अग्रीड है, वेरी गुड यार, करेक्ट है। ऋषि, ऋषित, केशव, रजत, सही है। कंज्यूमर, कॉमन सेंस कि यार डिमांड है तो कंज्यूमर के साइड से, सप्लाई होता तो प्रोड्यूसर के साइड से सोचते, ठीक है ना। अब आप लोग एक चीज देखो, मान लो ये P1 प्राइस है, P1 प्राइस पे कंज्यूमर Q1 क्वांटिटी खरीदा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, P1 इनटू Q1, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ। तो ईच एरिया रिप्रेजेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर, द एरिया रिप्रेजेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर।
तो आंसर हो गया टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर, रिप्रेजेंट करता है हर एरिया। गाइस ऑनलाइन वालों यस और नो, कम ऑन गाइस, ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है ना? यस सर। फटाफट बाकी सब चैट में बताना यार। ओके, सबका रिप्लाई इंपॉर्टेंट है, फटाफट रिप्लाई करें। ओके सही है, ये चक्कर, ये चक्कर है अपने में। याद रखिएगा बहुत हौले हौले डिस्कशन चल रहा है, सप्लाई में दौड़ाएंगे, इलास्टिसिटी में भी सम्स भी करना है अपने लोग को, हौले हौले चल रहा है डिस्कशन। वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। भाई एग्जाम में पहले ध्यान से पढ़ लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड लिखा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है, दो अलग अलग बातें हैं, सेम नहीं है। सही है, तो सर आप बता दो फिर क्या इसमें चक्कर चल रहा है। मैं बोला देखो यार बात सिंपल, अगर कोई मेरे से पूछता है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कोई मेरे से पूछता है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेरा जवाब सिंपल है कि तुम एक एक करके बात करो। जैसे सबसे पहला बात नेचर ऑफ कमोडिटी हो गया, नेचर ऑफ कमोडिटी हो गया। याद रखना परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, तो आंसर अगर तुम किसी को भी परफेक्टली नेचर में लिख के आ गए तो जीरो हो गया। अब सुनो, नेचर ऑफ कमोडिटी, यार अब तुम सोचने की कोशिश कर। अच्छा एक ट्रिक बता देता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी में, कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो पाएगा तब अपने लिखेंगे इलास्टिक, पर अगर डिमांड को बदलने का ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा तो बोलेंगे इन इलास्टिक, क्योंकि इन इलास्टिक का मतलब ये कि डिमांड कम तेजी से चेंज होता है, इलास्टिक का मतलब है कि डिमांड ज्यादा तेजी से। अग्रीड है? अब आंसर पे आते हैं वापस यार, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बोलिए सर। देखो नेचर ऑफ कमोडिटी, क्या ये एक नेसेसिटी है या नॉट अ नेसेसिटी? क्या है क्या? अब सोच, नेसेसिटी, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स नेसेसिटी है, ये सब नो, नेचर ऑफ कमोडिटी का बात कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स और ये सब नेसेसिटी है। तो यार इसमें ऐसा है कि प्राइस हल्का फुल्का बढ़ भी गया तो मेरा क्वांटिटी उतना जोर से कम नहीं होगा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, हो सकता है कि प्राइस 3 गुना हो गया तो मैं थोड़ा सा कंजम्पशन कम कर दिया, बट बिल्कुल कंजम्पशन कम कर दिया या खत्म ही कर दिया वो तो है नहीं। तो इसका मतलब नेसेसिटीज के केस में जो डिमांड है वो ज्यादा बदल नहीं सकता, इसीलिए नेसेसिटी का नेचर ऑफ इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होता है। क्या होता है? इन इलास्टिक। या रिलेटिवली वर्ड लिखना मत भूलना, रिलेटिवली इन इलास्टिक। बट यार अगर कोई कमोडिटी नेसेसिटी नहीं है तो तुम्हारे दिमाग में एक सिंपल सा आंसर आएगा कि भाई अगर वो जरूरी नहीं है अभी तो उसको तुम पोस्टपोन कर ले। आज मान लो ना यार, सिंपल सा बात है कि यार तुम्हारे पास एक बजट है, मान लो तुम्हारे को जो है एक 80,000 रुपीज तुम्हारे पास जमा हो गया, ठीक है कि नहीं है? अब यार नेसेसिटी, तुमको यार फूड ग्रेन्स कंज्यूम करना ही है, तो तुम्हारा प्राइस हल्का फुल्का भी बदला तो तुम बोले यार कोई उपाय नहीं है खरीद ले। लेकिन मान लो यार तुमको एक्सबॉक्स गेमिंग या PS5 गेम खरीदना है ना, उसका दाम जो है बेसी बेसी है और तुम्हारे पास अभी बजट कॉन्स्ट्रेंट है, तो तुम बोलेगा कोई नहीं, ये सब चीज 6 महीना साल भर बाद 2 साल बाद आधा होगा ही होगा, तब ले लेंगे, तब ले लेना। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यार अगर एक कमोडिटी नेसेसिटी नहीं है, अगर एक कमोडिटी नेसेसिटी नहीं है मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उसका डिमांड इलास्टिक होगा। मैंने तो यही बोला ना, तुमको यही सिखाया कि अगर डिमांड को बदलना पॉसिबल है अच्छे तरीके से तो इलास्टिक है, और नहीं पॉसिबल है तो इन इलास्टिक। अगर यार समर्स चल रहा है तो फैन एक नेसेसिटी बन जाता है। अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तुमको, मैं एग्जाम में कभी इससे क्वेश्चन आया नहीं है, मेरे दिमाग में ये आया अभी तो बताता हूँ, कि हर कमोडिटी क्या हमेशा एक नेसेसिटी और नॉट नेसेसिटी रहे ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, वो समय के साथ बदलता है। समर में फैन या एयर कंडीशनर एक नेसेसिटी, एयर कंडीशनर को हटा दो, फैन का बात करते हैं, फैन तो एक नेसेसिटी रहता है, बट वही फैन विंटर में आई डोंट थिंक इज अ नेसेसिटी। तो इसका मतलब नेसेसिटी कैन चेंज विद द सीजन एज वेल या विद टाइम एज वेल। सिंपल भाषा में हटाओ इस चीज को, सिंपल भाषा में खत्म करते हैं इस पॉइंट को। अगर कमोडिटी एक नेसेसिटी है, कमोडिटी अगर एक नेसेसिटी है तो इसका डिमांड का नेचर इन इलास्टिक होगा, पर अगर नेसेसिटी नहीं है तो इन इलास्टिक मतलब इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन हो रहा है, सुनो सुनो प्लीज, वापस पीछे वापस पीछे वापस पीछे आएगा, नेचर ऑफ कमोडिटी में वापस आता हूं। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, डिस्कस इलास्टिसिटी, सुनना,
डिस्कस इलास्टिसिटी या नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ लग्जरी आइटम, ऑफ अ लग्जरी गुड। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है कि दोस्तों ने इन इलास्टिक किया, कुछ लोगों ने इलास्टिक बोल दिया, यही तो दिक्कत है सर। मतलब आप क्या बोल रहे हैं? सुनो, यहां पर बात करना है अपने को कि फ्रॉम व्हाट स्टैंड पॉइंट आर वी टॉकिंग। आर वी, इफ वी टॉक फ्रॉम अ रिच कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तब तुम्हारा आंसर है इन इलास्टिक, तब इट इज इन इलास्टिक। बट इफ यू टॉक फ्रॉम अ पुअर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, तो यार, लेकिन अब आप लोग बोलेगा सर पुअर पर्सन तो लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कैसे? गलत बोल रहे हो, एक एयर कंडीशनर भी लग्जरी माना जाता है। अब अगर एक पुअर पर्सन को डिसीजन लेना है, ठीक है नहीं है कि यार वो एयर कंडीशनर ले कि नहीं ले, पुअर पर्सन को डिसीजन लेना है, तो वो तो यार प्राइस का फ्लक्चुएशन पे रिएक्ट करेगा ना लग्जरी आइटम का, तो उसके लिए तो इलास्टिक है। तो याद रखना, ये आंसर को कंप्लीट करना। अगर एग्जाम में अगर डिस्कस नेचर ऑफ लग्जरी गुड, तुम सिर्फ एक तरफा बात करके आ गया ना, तो गया तुम, तब तुम गया काम से, तब तुम गया काम से। इसीलिए याद रखना, लग्जरी इज अ रिलेटिव टर्म। तो याद रखना, फॉर अ रिच पर्सन, फॉर अ रिच पर्सन लग्जरी आइटम इज इनइलास्टिक, बट फॉर अ पुअर पर्सन सेम लग्जरी आइटम इज एन इलास्टिक नेचर, क्योंकि वो वेट करेगा प्राइस गिरने का एयर कंडीशनर। खैर जो भी है, ये तो मैं बता दिया आपको इन जनरल। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। मैं वापस से यही आंसर देता हूं, अगर मार्केट में सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, सोच एक बार, सोच के देख एक बार, अगर मार्केट में सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो मैं डिमांड तुरंत बदल सकूंगा, भाई नहीं खरीदना तुमसे, हम उधर जा रहे हैं। अगर मार्केट में क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो डिमांड इलास्टिक होगा, तो डिमांड क्या होगा? इलास्टिक होगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो मार्केट में कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं, जैसे प्यूमा जो शूज बना रहा है, प्यूमा जैसा शूज और कोई बना ही नहीं रहा, प्यूमा जो शूज बना रहा है वो प्यूमा जैसा शूज कोई और बना ही नहीं रहा। नाइकी जो शूज बना रहा है, नाइकी जैसा शूज और कोई बना ही नहीं रहा है, अगर क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं बाजार के अंदर, तो जैसे ही बाजार के अंदर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है, तब फिर वो हो जाता है यार इन इलास्टिक डिमांड। क्योंकि वो फिर वो जो सेलर है वो वही बोलेगा, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, वही वो बोलेगा, क्योंकि यार तुम अगर निकल गया तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना तुम्हारे पास शिफ्ट होने का। तो इसका मतलब ये है कि अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो डिमांड शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि डिमांड पलट सकता है, तो इलास्टिक। अगर डिमांड चेंज नहीं हो सकता है, कब नहीं हो सकता? जब कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। जब कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं डिमांड को इन इलास्टिक नेचर का बोलता हूं। किस नेचर का? इन इलास्टिक नेचर का। तो ये अपने लोग स्ट्रिक्टली पकड़ के चले। आया बात समझ में? यार नेक्स्ट बात, इनकम लेवल्स। अगेन वही, अगर एक पर्सन का इनकम लेवल हाई है तो उसके लिए सब चीज का डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक। उसको प्राइस बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यार तुम सोचना, ये जो डिस्काउंट ऑफर्स है ज्यादातर पुअर लोग देखते हैं, पुअर या मिडिल क्लास लोग देखते हैं, मतलब लो इनकम ग्रुप देखते हैं। यस और नो यार? अब तुमको क्या लगता है यार कि यार जो शाहरुख खान है या ये लोग है, ये लोग क्या वो क्या नाम है वो जोमेटो स्विगी वो 50% ऑफ मिलेगा वो डाउनलोड कर रखा है क्या? वो कोई जोमेटो से मंगा आधा दाम में मिलेगा, उसको पसंद है, बोला अच्छा ठीक है काम कर रेस्टोरेंट डील खरीद। बात समझ में आ रहा है नहीं यार? इसका मतलब उसके लिए तो हर चीज अफोर्डेबल है, उसके लिए डिमांड इनइलास्टिक। पर एक लोअर इनकम या मिडिल इनकम ग्रुप के लिए वही चीज इलास्टिक नेचर। क्या नेचर का? इलास्टिक, क्योंकि वो प्राइस चेंजेस पर रिएक्ट करेगा। प्राइस कम हुआ तो चल 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 ऑफर लगा, प्राइस बढ़ा तो भाई अभी घर पे। आया समझ में? नेक्स्ट, लेवल ऑफ प्राइस। जी हाँ, लेवल ऑफ प्राइस। यार एक चीज सोच, अपने ज्यादा नखरा कब करेंगे? अपने ज्यादा नखरा तब करेंगे जब चीज महंगा हो। अगर तुम एक लैपटॉप खरीदने गया वो 80,000 का 1 लाख हो गया, तो तुम नाटक करेगा यार, तब तुम्हारा डिमांड इलास्टिक होगा। अगर कमोडिटी का प्राइस हाई है, कमोडिटी का प्राइस हाई है तो तुम ज्यादा रिएक्ट करें। पर मान लो तुम माचिस खरीदने गया, 5 रुपया का है, वो बोला 6 रुपया हो गया साहब, तो तुम थोड़ी उसके झगड़ा कर लेगा, नहीं तुम सोचेगा ही नहीं, उस चीज का लेके आ जाएगा। तो इन इलास्टिक हो गया कि नहीं हो गया? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीक्रेट बस यही है कि क्या मेरा डिमांड बहुत रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर मेरा डिमांड रिएक्ट करेगा, आंसर आ रहा है तुम्हारा, तो इलास्टिक है। और अगर तुम्हारा डिमांड रिएक्ट नहीं करेगा ज्यादा, तो इन इलास्टिक है।
बस यही चीज मेरा गवर्न करेगा कंसेप्ट। नेक्स्ट था पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। क्या मैं कमोडिटी का कंजम्पशन को पोस्टपोन कर पा रहा हूँ क्या? अगर हाँ तो इलास्टिक है, मतलब वो तो जरूरी नहीं है, पर मेरे को अभी की अभी चाहिए, तो जो भी प्राइस होगा मेरे को खरीदना पड़ेगा, दैट इज इन इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस, ये इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ यूजेस याद करो, कल मैं लॉ ऑफ डिमांड का रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा रहा था। उसमें फिफ्थ पॉइंट में तुमको बताया था कि रीजन था नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। मैं थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मैंने तुमको बताया था मिल्क का एग्जाम्पल लेकर कि अगर मिल्क का प्राइस लो है तो मिल्क अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस टी और कॉफी के लिए तो यूज होगा ही होगा, बट अपना लेस इंपॉर्टेंट पर्पस, जैसे घर पे मिठाई बन रहा है, चॉकलेट बन रहा है, वो आइसक्रीम बन रहा है, उससे उसके लिए भी मिल्क यूज होने लग जाएगा। बताया था मैं आपको यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब इलास्टिक है कि प्राइस गिरा तो बहुत जोर से डिमांड बदला, और प्राइस बढ़ा तो बहुत जोर से डिमांड गिरा। तो अगर कमोडिटी का यूजेस बहुत सारा है तो उसका डिमांड इलास्टिक नेचर का। बट तुम एक बात सोच के देख, एक चेयर या टेबल, मान लो मैं ट्यूशन करा रहा हूँ और मेरे को चेयर और टेबल का और दरकार है, तो भाई यार ये चेयर और टेबल और क्या ही काम है अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स का यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यार कि तुम्हारा प्राइस वाइस जो भी है, कितना ही तुम बदल ले, कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं। अगर खरीदना है तो खरीदना है, बिकॉज इसका यूजेस मल्टीपल नहीं है, सिंगल यूज है। तो प्राइस चेंज इन इलास्टिक होता है। इसीलिए तुम देख, जब पेन का प्राइस चेंज होता है तुमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो चाहिए ही चाहिए। तो वो है यूजेस, क्योंकि उसका सिंगल यूज है। हर बात तो समझ में। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, एक कंज्यूमर हमेशा किसके बारे में ज्यादा सोचेगा? उसका जो मंथली बजट है उसमें सबसे ज्यादा खर्चा किस कमोडिटी के लिए होता है, किस चीज के लिए, किस कमोडिटी के लिए होता है? शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि मेरा जो बजट होता है उसमें मेजोरिटी पैसा मेरा कहाँ जाता है। जो मेरा बजट होता है उसमें मेरा मेजोरिटी पैसा कहाँ जाता है? मेरा बजट में जो मेजोरिटी पैसा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग के फैमिलीज का बात करें, आप लोग का स्कूल से रिलेटेड बहुत डिसीजन लिया गया, आप लोग के स्कूल से, क्योंकि स्कूल में आप लोग का मेजोरिटी पैसा जाता है। एडुकेशन में सिंपली स्कूल को करके एडुकेशन कर देते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है कि यार फलाना इस स्कूल में जाएगा या उस स्कूल में जाएगा। बट कभी भी कोई ये डिसीजन लेना इतना जरूरी नहीं समझता यार कि ये लो घर पे माचिस कौन से ब्रांड का आना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता नहीं है। तो जिस इंसान का डिमांड उसी में ज्यादा फ्लक्चुएट करता है जहां पर उसका खर्चा बहुत ज्यादा जाए। आया बात समझ में? इसीलिए देखो, घर लेने का प्रोसेस, घर खरीदने का प्रोसेस साल भर 2 साल भर एक्सटेंड करता है, साल 2 साल भर एक्सटेंड करता है घर खरीदने का प्रोसेस। अगर एक गाड़ी खरीदने का प्रोसेस चल रहा है तो गाड़ी खरीदना ऐसा नहीं कि आज यार सोच में गाड़ी खरीद लेते कल खरीद लिया, वो 5-6 महीना तक एक्सटेंड करता है प्रोसेस, 2 महीना 3 महीना तो कम से कम एक्सटेंड करता है, राइट? लेकिन यार तुमको ना आइसक्रीम खाने का मन है, तो 3 महीना से बात हो रहा है घर पे आइसक्रीम खाना चाहिए कि नहीं, फिर लेने जा रहे हैं आइसक्रीम, तो बहुत झंड जिंदगी है तुम्हारी। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि शेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है ना, शेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है तुम्हारा, तो देयरफॉर इन इलास्टिक होगा। सोच लिया तो कर लिया। बट शेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर अगर हाई है तो मैं डिमांड को मल्टीपल जगह में फ्लक्चुएट करूंगा, तो मेरा डिमांड इलास्टिक होगा। खत्म हो गया पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिक। यार यस और नो गाइस, ऑनलाइन वालों फटाफट बताना। एक दो न्यूमेरिकल सब अपने प्रैक्टिस करेंगे, फिर और आगे बात करेंगे आपसे। गाइस यस और नो फटाफट यार चैट में बताना। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो यार, स्ट्रेट अवे हेडेड टू क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग पहले करो एंड देन आई विल हेल्प यू आउट, आई विल हेल्प यू आउट देन। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। फटाफट। फटाफट।
क्वांटिटी डिमांडेड -50 कैसे हो सकता है? नहीं समझ। मतलब हम खरीदने के हम उसको और 50 यूनिट दे आए। सोचो थोड़ा। और देखते हैं, तुम बड़ा सॉल्व करो अच्छे से। ऑप्शन में आनी है 102 5। इधर देखो, व्हेन प्राइस, पहले तो यार आप लोग इलास्टिसिटी का फॉर्मूला समझो, है ना, फिर बात करेंगे। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है ना। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, यही है कुल मिलाकर बातचीत। सही है। ओके, मेरे को बाकी डेटा तो नहीं मालूम, बट ये मालूम है व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय ₹2 पर यूनिट, और इलास्टिसिटी मुझे दिया हुआ है -1। क्या दिया हुआ है? -1। तो इलास्टिसिटी मुझे दिया हुआ है -1, लिख दिया, है कि नहीं। अच्छा, पहले ना इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला फॉर्मूला के करके दिखाते हैं, फिर फॉर्मूला में प्लेस करके दिखाएंगे। होल्ड ऑन, देखो इधर, देखो -1 जैसे बोल दिया मतलब मेरे को यूनिटरी बोल दिया, मतलब बोल रहा जितना परसेंटेज से क्वांटिटी गिरेगा प्राइस भी उतना परसेंट से गिरेगा, या वाइस वर्सा जो भी है। अब आपको बता रहा है कि इलास्टिसिटी का वैल्यू -1 दिया हुआ है, और चेंज इन क्वांटिटी क्या अपने को नहीं पता, कैलकुलेटेड क्वांटिटी डिमांडेड नहीं पता, बट अपने को पता है कि चेंज इन क्वांटिटी अपने को निकालना है। एक बार के लिए मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ बाय द वे, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स, तो बहुत बढ़िया, तब तो ये 10 लिखा हुआ है हमारे पास, लेट्स पुट इट देयर। अच्छा, चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना से गिरा? 2 से। साइन लिखना है, साइन पुट करना है, साइन पुट करना है, इलास्टिसिटी में साइन पुट करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो यानी कि मैंने क्या बोला था, नेचर ऑफ इलास्टिसिटी जज करने के लिए साइन मैटर नहीं करेगा। अच्छा, जो भी है, तो यहाँ पे कमोडिटी का प्राइस फॉल्स बाय -2, तो यहाँ पर -2 हो गया, फॉल्स बाय 2 मतलब -2 हो गया, इनटू ओरिजिनल प्राइस, इनटू, ध्यान देना आप लोग, ओरिजिनल प्राइस बिफोर चेंज विच वाज 10 पर यूनिट अपने को दिया हुआ है, राइट। तो ओरिजिनल प्राइस मुझे 10 दिया हुआ है, तो ये देखो मैंने 10 लिख दिया, 10 ही तो दिया हुआ है जी। देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट दिस क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस बिफोर चेंज विच वाज 10 पर यूनिट, तो 10 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मुझसे मांगा गया। यार मैं बोलता हूँ देख, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस को पहले उड़ा दो, पहला बात तो ये। इसके बाद ये हो गया 2 5 जार, तो यानी 5 10 जार 50 हो गया आपका, क्वांटिटी उधर चला गया, 1 इंटू Q1 हो गया, Q1 इक्वल टू 50, तो ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 50 यूनिट्स, ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 50 यूनिट्स, एंड देयर यू हैव इट। आया बात समझ में? ये पूरा का पूरा चक्कर है। गाइस ऑनलाइन वालों सबका 50 आया था क्या? हाँ ना बताना फटाफट यार। ऑफलाइन वालों आप लोग का आया था? किसका किसका 50 आ गया था बाय द वे? अच्छा, ठीक है, जिसका नहीं आया तो भैया अभी ध्यान रखना, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, यू हैव चांस वंस अगेन। चलो यार, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मूला याद रखो रे बाबा, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, सिंपल लगे। यस और नो? देखते हैं, लेट एवरीबॉडी सॉल्व। यहाँ पे कैलकुलेट प्राइस बिफोर चेंज है, बिफोर चेंज इन डिमांड, अभी देखो यार, ऐसा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 है। मैं यार सबको एक बात का वार्निंग दे रहा हूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 लिखा है, बट बाय नेचर वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अपने यार क्या लेकर सॉल्व करेंगे? नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे, बोला है कभी भी सॉल्व करो तो नेगेटिव लेके करो, खाली आंसर के टाइम पे उसको पॉजिटिव दिखाया जाता है, यस और नो। तो यानी कि मैं लिखूंगा ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, तो इलास्टिसिटी की जगह लिख दिया -1.5, ये हो गया -1.5,
इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी। अब देखो लिखा हुआ डिमांड फॉल्स बाय 4 यूनिट्स, तो यानी कि -4 बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस लिखना है, अपने लोगों को लिखा है ड्यू टू राइज इन प्राइस बाय ₹10। तो चेंज इन प्राइस कितना है जी, 10 से बड़ा, वेरी गुड यार, इनटू P1 बाय Q1। अब यार ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी का बात चलने लग रहा है, तो यार ओरिजिनल प्राइस हमें तो नहीं मालूम क्या है, बट हमें ओरिजिनल क्वांटिटी आई थिंक मालूम है क्या। हाँ, इनिशियल डिमांड वाज 30 यूनिट, देख लो आप, मालूम है, तो ये 30 यूनिट्स हो गया। यस और नो, खाली वैल्यूज पुट किया, कुछ भी और नहीं किया, माइनस माइनस गायब हो गया, है ना, ये गायब हो गया। ये 4 है ना अपने लोग के पास, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज ये 300 को उधर भेज दो, 1.5 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू P1। मैं खाली P1 को यहाँ रहने दिया, बाकी ये जो 300 है और 4 है सब उधर चला गया, और सिंप्लिसिटी और कुछ नहीं है। तो आपका हो गया 4, 75 जा 300, 75 इंटू 1.5, 75 इंटू 1.5, तो मतलब अब आप लोग 75 का आधा होता है 37.5, 75 और 37.5 अपना जोड़ लो, जो भी अपने लोग का आंसर आ रहा है, दैट इज अवर आंसर, दैट इज अवर आंसर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे सारा डेटा सही है ना, इनिशियल डिमांड, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है ना, द इनिशियल डिमांड, और ठीक है, अपने लोग सही किया, सही है, वो लोग 80 लेके सॉल्व किया, तो ठीक है, अपने लोग का 30 है, सही है, 112.5 आया ना, करेक्ट। अपने लोग जो डेटा है उसमें 112.5 आएगा, नो अदर आंसर एक्सेप्ट, सही है, वो छोड़ दो उसको। तो प्राइस आ गया, ये P1 आ गया, ये कोई क्वेश्चन है सानवी, ठीक है सर, ये आ गया था क्या सानवी, वेरी गुड यार, क्या बात, 112.5। लेट्स सी यार नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता देना यार, नंबर 12, क्वेश्चन 12 करके बताना। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गेट्स डबल्ड, इट्स क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है ना, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कर लो फटाफट, फटाफट एवरीबॉडी, फटाफट। हो गया आप लोग का सॉल्व, तो सॉल्व कीजिए ना। ओके ऋषि, देखो फॉर्मूला अपने लोग का यार, अपने लोग को स्टिक करना है फॉर्मूला से, और कुछ भी नहीं है, विच इज व्हाट, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, यही है पूरा का पूरा। अच्छा, एक का आया आंसर, अपना अपना सब सॉल्व करो फटाफट, ठीक है, नहीं वो ठीक है, वो आपका, वो तो मॉड्यूलस कर लो, ठीक है, वेट करो। देखो यार, बोला व्हेन प्राइस गेट्स डबल्ड, प्राइस डबल हो गया। अब अगर प्राइस आपका डबल हो गया, मान, थोड़ा शांति से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा, एकदम 2 मिनट लगे, सुनो, प्राइस डबल हो गया, प्राइस डबल हो गया का मतलब है प्राइस अगर x होता था तो प्राइस 2x हो गया। इलास्टिसिटी का एक और फॉर्मूला है, वो भी यूज करके दिखा देता हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला तो मालूम है सबको, हाँ सर मालूम है। तो इसका मतलब मैं एक बार ये फॉर्मूला हटाता हूँ, देखो इधर, अब अगर ऐसा है ना कि अपने को बोला है कि क्वांटिटी डबल हो गया, क्या नहीं सॉरी, प्राइस डबल हो गया, तो यार पहले प्राइस अगर x होता था तो अब प्राइस कितना हो गया, 2x हो गया, तो प्राइस कितना से बदला, x से बदला, x से बदला मतलब परसेंटेज चेंज 100% से बढ़ गया, कितना से बढ़ गया, कैसे, क्योंकि चेंज कितना से हुआ, x से हुआ, x डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस क्या था, वो भी x इंटू 100, तो प्राइस कितना परसेंट से बढ़ा, 100% से, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे लिख दो 100%। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का बात करूं मैं, इसे क्वांटिटी डिमांडेड इज रिड्यूस्ड टू हाफ, सोच के देख फिर कि पहले क्वांटिटी क्या होता होगा, y, पहले क्वांटिटी y होता था, अब रिड्यूस्ड टू हाफ मतलब नया क्वांटिटी कितना है, y/2, y/2 ही तो हो गया, तो यानी कि क्वांटिटी कितना से कम हो गया, क्वांटिटी कितना से कम हो गया। सर हम लोग बोलेंगे कि यार ओरिजिनल y था, अभी y/2 हो गया, तो y/2 से कम हुआ है, y/2 से ही तो कम हुआ है, तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे अपने, क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज। तो जब अपने परसेंटेज निकालेंगे चेंज, तो क्या होगा,
चेंज इन क्वांटिटी बाई ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, यही होता है चेंज इन क्वांटिटी बाई ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, यानी कि पाई बाई 2y इंटू 100, यानी दोस्त y बाई 2y इंटू 100। तो मेरे दोस्त y बाई गया, ये 50 आ गया, यस और नो यार 50%, तो यहाँ आ गया 50%, 50% बाई 100% होता है हाफ, जिसको बोलते हैं 0.5। ऑब्वियसली माइनस 0.5 मॉड्यूलस में इसको 0.5 लिखेगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट लोग इसका जो आंसर लिखता है, मेजॉरिटी लोग, आई डोंट नो, जो गलत किया होगा वो 1 लिखा होगा आंसर, मेजॉरिटी लोग गलत करते, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, गलत। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जब हो रहा है, पहले y था, अब y बाई 2 है, अब y बाई 2 है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा कि चेंज y बाई 2 से है, और जब भी परसेंटेज लेता है ओरिजिनल का लेता है कि नया का लेता है, ओरिजिनल का, तो y बाई 2 बाई y इंटू 100 करेंगे ना, यानी y बाई 2y इंटू 100 यानी 50। समझे आपका कितना आंसर आया था? यही आया था क्या? 0.5। वेरी गुड। आया क्या बात समझ में? गाइस ऑनलाइन वालों यस और नो, यस और नो बताना ऑनलाइन वालों फटाफट, ऑफलाइन वालों क्लियर है ना? फटाफट फटाफट यार। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को ध्यान आता है अभी, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अभी इससे थोड़ा निकलते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को ध्यान आता है, वो बताते हैं सर, तो ध्यान से सुनो। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से सोचना सीखा, जिससे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से, यही जो इलास्टिक, अच्छा याद रखना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ना कोई कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा, प्लीज लिसन केयरफुली, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कभी भी कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे को ना इलास्टिसिटी का वैल्यू निकाल के दे। तीन नहीं होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, बात ही कुल मिलाकर, क्या इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या इन इलास्टिक, इसमें परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। आया समझ में बात? तो चलो मैं आपको एक बात समझाता हूं, देखो मान लो कि पहले प्राइस हुआ करता था किसी कमोडिटी का 100 रुपीज, ठीक है ना, और हम लोग अपने घर में कंज्यूम करते थे उसका 200 यूनिट्स मान लो, तो मेरे घर में परी इस चीज का खर्चा कितना होता होगा? यस शी इज करेक्ट, या 200 और 100 डाल दो सर, क्या है 20,000 हो गया आपका घर का खर्चा। वेरी गुड यार। अब मैं आप लोगों को तीन सिनेरियोस प्रेजेंट कर रहा हूं, सब शांति से सुनो। तीन सिनेरियोस में प्रेजेंट करने लग रहा हूं, बोलो सर सुन रहे हैं? यार ऐसा हुआ, इसका प्राइस ना उज्जवल कम हुआ, क्या हुआ? मान ले प्राइस हो गया 50, प्राइस हो गया 50, तीनों केसेस को मैं प्राइस 50 कर देता हूं, ठीक है। अब अपने लोग का बेसिक इकोनॉमिक्स का नॉलेज क्या बोलता है? प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, सब जगह यही बिहेवियर हुआ कि क्वांटिटी बढ़ा, पुनीत क्वांटिटी बढ़ा। अब देख पुनीत, एक केस था पुनीत ऐसा, जहां पे जो मेरा क्वांटिटी है, जहां पे जो मेरा क्वांटिटी है पुनीत, वो बढ़ा, और वो बढ़ के मेरा जो क्वांटिटी है वो हो गया लेट्स से अराउंड, वो हो गया लेट्स से अराउंड 300 यूनिट्स। क्या हो गया? 300 यूनिट। देखिए पहले क्वांटिटी 200 था, 300, तो मैं लॉ ऑफ डिमांड को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, जीत यस और नो? यस। सेकंड केस, जहां मेरा क्वांटिटी बढ़ा और क्वांटिटी 200 से बढ़ने की जगह पर, 300 होने की जगह पर कुछ ऐसा हुआ कि क्वांटिटी मेरा बढ़ बढ़ा के 400 हो गया, ठीक है। और एक तीसरा केस कि यार उज्जवल क्वांटिटी इतना जोर बढ़ा मेरा कि ये तीन ऑल्टरनेटिव केसेस है, ये या ये या ये, जित मेरा क्वांटिटी बढ़ा और क्वांटिटी बढ़ के 500 हो गया। तुम लोग सब एक बात अग्री करेगा कि सर लॉ ऑफ डिमांड को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, सब में लॉ ऑफ डिमांड को ओबे किया, ठीक। अब इधर पे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर देख, केस पहला केस इसको लिख देते, केस 1, केस 2, केस 3, शांति से समझना, बहुत कुछ समझ जाएगा। तो दोस्त अगर टोटल एक्सपेंडिचर तुम इस केस में देखेगा 50 इंटू 30 कितना हो गया? 15,000 घर का खर्चा। इस केस में टोटल खर्चा कितना हो गया मेरा? 20,000 हो गया, यस और नो? और इस केस में मेरा जो टोटल खर्चा हो गया आई थिंक 25,000 हो गया, यस और नो? एक बिहेवियर देखो यार, एक बिहेवियर देखो यार। अब आप प्राइस और क्वांटिटी को नहीं देखोगे, अब आप प्राइस और क्वांटिटी को नहीं देखोगे, आप प्राइस और एक्सपेंडिचर को देखोगे। शांति से सुनो कि यार जब प्राइस घटा तब टोटल एक्सपेंडिचर भी घटा, यस और नो? यहाँ पर केस 1 में यही तो हुआ
कि देखो ना प्राइस घटा, क्वांटिटी को मत देख, टोटल एक्सपेंडिचर को देख, टोटल एक्सपेंडिचर भी घटा, यस और नो, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जाए, मतलब जब दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड वाला केस, इन इलास्टिक डिमांड वाला केस। है बात समझ में? पर वहीं पर तुम देख, जब प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा, पहले भी खर्चा कितना था 20,000, उज्जवल पहले खर्चा कितना था 20, अभी भी खर्चा कितना है 20, यस और नो। तो इसको अपने लोग बोलते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, क्या है, टीई क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा केस होता है यूनिटरी इलास्टिक में, किसमें होता है, यूनिटरी इलास्टिक में। एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स द सेम, याद करो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और तीसरा केस कि गिरा तो प्राइस यहां पर भी, पर यहाँ पे प्राइस गिरने का कंज्यूमर में इतना जोश बढ़ गया कि वो जो पहले खर्चा करता था उससे भी ज्यादा, देखना पहले 20,000 खर्चा कर रहा था, अब वो 25 खर्चा करने लगा, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया जोर से। तो यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कौन सा रिलेशन दिखाई पड़ रहा है, इनवर्स। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज, यस, इलास्टिक डिमांड, यस दैट इज इलास्टिक डिमांड। जी भाई बात समझ में आया क्या, दैट इज इलास्टिक डिमांड। ऑनलाइन वालों समझ आएगा, ऑफलाइन वालों यस और नो, इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो फटाफट, रगेड स्टाइल में कॉपी कर लो। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता, दे कैन नॉट आस्क यू टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट पॉसिबल, नो। है कि नहीं है यार बात? यहाँ पर आपका इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में बात, एक क्वेश्चन आया था अभी एक स्कूल के अंदर, प्री बोर्ड्स का, वो बता रहे हैं, पहले पहले ये कॉपी कर लो फिर, ठीक है ना, सुन लो प्लीज, याद रखना यार, आई एम अपीलिंग टू दोज एरियाज जहां पे नंबर जा रहा है। आया समझ में बात, यस, वेरी गुड। एक क्वेश्चन अभी स्कूल के अंदर आया, ये क्वेश्चन मेरे को यार इसलिए केशव ने पूछा था, एक बार आपको वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो। जज द जज द elasticity at various points of a demand curve. Judge the elasticity at various points of a demand curve. Come on, write down the question. Judge the elasticity at various points of a demand curve. केशव याद आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आपने पूछा था? यस सर, वो अपर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट वाला। करेक्ट। जज द इलास्टिसिटी एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ अ डिमांड कर्व। तो यार मैं आप लोगों को एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बोलो सर, बोलो सर। अब यार ये वाला क्वेश्चन हल्का फुल्का, आई डोंट नो सबके बारे में, बट मेजोरिटी लोगों को यार ये कंफ्यूजिंग लगा हुआ, ये क्या सब क्वेश्चन हो गया। वेरी गुड रिद्धिमा, आप पॉइंट मेथड बोले क्या, पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ही सिंपल मेथड, इसको पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। लिख देता हूं यहाँ, पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी, बढ़िया है। इसमें उज्जवल होता क्या है कि आपको ऐसे कर्व बना के दिखा, और ये मेथड बोलता क्या है, इलास्टिसिटी कोई भी पॉइंट पर, इलास्टिसिटी कोई भी पॉइंट पर इज लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट, इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट इज लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट, क्या, बोलो बोलो, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट बाय लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट। सर मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट बाय लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट का मतलब ये क्या हुआ, आपको 5 पॉइंट्स मार्क करना है, महक कितना पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। देखो एक पॉइंट हो गया ए,
एक पॉइंट बी, एक पॉइंट लगा लगभग बीच में सी, एक पॉइंट यहाँ पर डी, और एक पॉइंट एकदम जमीन पर रखा हुआ है ई। एक पॉइंट एकदम जमीन पर रखा हुआ है ई। अब सोच के देखो, अगर तुम इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए, क्योंकि एट वेरियस पॉइंट बोला, अब ए पे सोचेगा, तो उज्जवल ये जो लाइन है इसका कलर मैं चेंज करता हूं जिससे तुम बेटर समझ पाओ। ब्लू कलर वाला लाइन का बात कर, है ना दोस्तों, ब्लू कलर वाले लाइन का बात कर, है ना। आपका होता है किसी भी पॉइंट पर लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट, ए से ई लोअर सेगमेंट हो गया। ए पर अगर देखें तो रिद्धिमा ए से नीचे तो ए ही आता है ना, तो लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिद्धिमा ए के ऊपर ब्लू का कोई भी हिस्सा दिख रहा है क्या आपको? जीरो। तो यानी कि इलास्टिसिटी एट ए हो गया इंफिनिटी, मतलब परफेक्टली इलास्टिक एट दैट। सुनते चलो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एट दैट पॉइंट। आ रहा है बात समझ में कैसे क्वेश्चन कंफ्यूज करता है? अगर आप इलास्टिसिटी एट बी का बात करो तो बी से नीचे की तरफ जा रहा है तो दोस्त बीई आ रहा है, लेकिन बी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है। और आपको पता है लोअर का लेंथ ज्यादा है अपर से, लोअर का लेंथ ज्यादा है अपर से, ऐसा जब भी होता है। तो इस यहाँ पर तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो रहा है ना, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ए बी, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन आएगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन आएगा, विच इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। बी पर, सी पर एग्जैक्ट पॉइंट पर है, सी पर एग्जैक्ट पॉइंट पर है, तो सी का नीचे में सीई आ रहा है और सी के ऊपर में क्या आ रहा है? एसी आ रहा है, और दोनों का लेंथ इक्वल है, दोनों का लेंथ इक्वल है, तो यस एग्जैक्टली इक्वल टू वन होगा। ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जीत यस और नो दोस्त? सिमिलरली जीत भाई जब डी पर बात करो तो डी के नीचे आपका डीई आ रहा है, पर डी के ऊपर अगर आप ध्यान दीजिएगा आपका एडी आ रहा है। इस बार क्या है, जो डीई का लेंथ है वो छोटा है, तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो लेस देन वन है, तो यानी कि इसको अपने बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। बट अगर आप पॉइंट ई पर सोचो, हमेशा लोअर बाई अपर सोचना है, तो पॉइंट ई पर तो ब्लू लाइन का कुछ भी नहीं है नीचे में, तो नीचे में कुछ नहीं है तो जीरो, और ऊपर में पूरा ए ही पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, तो जीरो बाई ए ही यानी कि पूरा का पूरा जीरो। इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसको अपने बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। गाइस समझ में आया यार? ये वाला क्वेश्चन टैकल हो जाएगा ना? हाँ ना बोल रहे एवरीबॉडी, कम ऑन यार। सही है सर, समझ आ गया। अच्छा यार, अभी ये हो गया ना कंफर्म, बस अब दो तो और बता रहे हो, डिमांड का इलास्टिसिटी वाला टॉपिक खत्म। कौन सा दो बोल तो? इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको समझ लेना भैया, इसको थोड़ा सा समझ लेना, बहुत ही ज्यादा आराम रहेगा फिर, ठीक है ना? बोलो सर, क्योंकि फिर परफेक्ट सेंस में आपका इलास्टिसिटी सब कुछ कवर हो जाएगा। सुनना बात को, देखो यार, जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे इनकम इलास्टिसिटी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी का, इनकम इलास्टिसिटी मेथड क्या बोलता है? इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। यही तो हो गया ना? यस सर, यही हो गया कुल मिलाकर। पहले तो ये लिख लो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब, फिर बात करते हैं आपसे। अब यार इसमें ना ज्यादा कुछ तुमको बताना नहीं है, ज्यादा कुछ सिखाना नहीं चाह रहे तुम, खाली एक बात सिखाना चाह रहे हैं। क्या पता है? दो ही बात निकल कर आएंगी कि क्या तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है। सोचो सोचो, शांति से सुनना बस बात। क्या तो इनकम इलास्टिसिटी तुम्हारा पॉजिटिव होगा या इनकम इलास्टिसिटी तुम्हारा नेगेटिव होगा? नहीं समझ रहे हो? सुनना ध्यान से, अगर अभी भी नहीं समझे तो समझ आएगा। देखो, इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है पुनीत?
मतलब कि पुनीत इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, और इनकम घट रहा है तो डिमांड भी घट रहा है। यही तो हो गया इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव। इसका यहाँ पर ही लिख देता हूँ ना कि इसका मतलब क्या होता है, इनकम बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ रहा है और इनकम घटने से क्वांटिटी घट रहा है। तो यार ये तो हमारे कपड़ों के साथ, हमारे ट्रेवल्स के साथ होता है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल गुड्स के लिए ट्रू है। नॉर्मल गुड में यही तो होगा ना भाई, इनकम मेरा बढ़ा तो डिमांड मेरा बढ़ेगा, इनकम मेरा घटा तो डिमांड मेरा घटेगा। पढ़े अपने लोग। तो यानी कि इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव किस गुड्स के लिए होता है, अगर एग्जाम में आ गया तो अपने क्या लिख कर आएंगे, नॉर्मल गुड्स के लिए। लेकिन अब एक बात सोच, अगर मेरा किसी चीज, कभी मेरा इनकम बढ़ रहा है, बट यार ऐसा होता है कि मैं उस क्वांटिटी का कंजम्पशन को कम करने लग रहा हूं। अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है और उसके बदले में मैं उस क्वांटिटी का कंजम्पशन को कम करने लग रहा हूं, तो परी आपको क्या लगता है ऐसा क्या गुड्स होगा कि मेरा इनकम बढ़ने पर मैं कंजम्पशन को कम कर रहा हूं? क्या लगता है परी, कुछ सोचो। इनकम बढ़ा परी, बट आप इनकम बढ़ने के साथ साथ उसका खरीदना कम कर दिए। ऐसा परी याद करो, कल बताए थे इंफीरियर गुड्स के केस में, हाँ या ना? अरे भाई मेरा इनकम बढ़ गया तो हम इंफीरियर से बेटर गुड्स में शिफ्ट होगा ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इनकम वाला मेथड में 3 कॉन्सेप्ट बताए थे आपने, यार जो भी है। तो यानी कि अगर नेगेटिव है इनकम इलास्टिसिटी, इसका मतलब नेगेटिव किसके लिए होता है, इंफीरियर गुड्स के लिए। किसके लिए होता है, इंफीरियर गुड्स के लिए। बस ये बात ध्यान रख लो, बस ये बात ध्यान रख लो। सर सही है, आ गया ना बात समझ में? एक लास्ट टॉपिक, मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को खत्म कर देगा, दैट्स क्रॉस इलास्टिसिटी। दैट्स क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है ना? क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस। अच्छा अच्छा, एक बात और, अब एक बात और आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में बदमाशी का तो कोई भरोसा नहीं है ना। इनकम इलास्टिसिटी जीरो हो गया, जीरो मतलब इनकम बदलने से उस कमोडिटी का परचेजेस पर कोई असर नहीं। ऐसा तब होता है जब घर पे नमक या मतलब इनएक्सपेंसिव गुड्स का बात हो रहा है। तो अगर जीरो है तो लिख लेना, इसका मतलब इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का बात हो, कि लगभग वैल्यू जीरो के बराबर ही रहता होगा। कि ऐसा नहीं कि इनकम बढ़ गया तो मैं खरीदना बढ़ा लूंगा, या इनकम घट गया तो मैं खरीदना घटा दूंगा। तो देखो वो इनकम के अंदर जो मैंने तुमको 3 केसेस बताए थे, तीनों हो गया। नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है, इंफीरियर में नेगेटिव, और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज में जीरो। इसमें ये देखो पागल हो जाए, क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर आता है ना। आपको याद है, अच्छा है, जीरो याद है, वेरी गुड। बट वो क्रॉस इलास्टिसिटी, अनरिलेटेड गुड्स, खुद ही तो बोल दिए गुड्स, तो वो तो क्रॉस इलास्टिसिटी में है, ठीक है ना? सही है। तो क्या जो भी है, अब अपने लोग क्रॉस इलास्टिसिटी का बात करें ना। बोलो सर, क्रॉस इलास्टिसिटी का बात करो सर आप। देखो दोस्त, क्रॉस इलास्टिसिटी, इसमें क्या चलने लग रहा है थोड़ा सा सोचना। क्रॉस इलास्टिसिटी को लिखने का स्टाइल क्या होता है पता है? ई एक्स वाई, क्योंकि दो कमोडिटीज का बात, एक का क्वांटिटी और एक का प्राइस। तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मान लो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स है तो प्राइस ऑफ वाई हो। देखा क्या सर, समझ? अब क्रॉस इलास्टिसिटी में भी 3 केसेस हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव, या यस एब्सोल्युटली। क्या हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, या नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। थोड़ा सा सोच लो आप लोग। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, यार पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अगर कमोडिटी वाई का, सुनिए प्लीज, कि कमोडिटी वाई का दाम बढ़ा तो कमोडिटी एक्स का डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसा सब्स्टिट्यूट में होता है, टी का दाम बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। यस और नो? तो क्रॉस सोच के देख जीत, पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तभी आ सकता है। अपोजिट में मूव करेगा तो नेगेटिव आएगा। छोड़ो, तो दोनों ऊपर बढ़ रहा है या दोनों घट रहा है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पॉजिटिव मतलब क्या रिलेशनशिप, जीत बोल? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो भाई जीत, अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, थोड़ा सा सोच के देख, अगर रिलेशनशिप जो है जीत अगर डायरेक्ट है, तो तेरा आंसर क्या निकल कर आएगा, सुनना अभी ध्यान से, जस्ट अ मोमेंट। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब अगर वाई महंगा होता है तो क्वांटिटी भी बढ़ता है एक्स का। तो ये तो सब्स्टिट्यूट में ही हो सकता है कि टी का प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी ऑफ कॉफी बढ़ा। टी का मत सोचो, क्योंकि वो तो फिर प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर कवर। तो देयरफॉर it is positive cross elasticity seen in the case of substitute goods.
सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। बट नेगेटिव कब होता है? मान लो कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का डिमांड घटा, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव आएगा। किसमें नेगेटिव आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। तो यार ये नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव होता है जब इनवर्स रिलेशनशिप हो, और इनवर्स रिलेशनशिप कब होता है? जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेगेटिव कैसे आएगा यार? जब क्वांटिटी बढ़ रहा है और प्राइस घट रहा है, या जब क्वांटिटी घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, उल्टा भाग रहा है, तभी तो नेगेटिव आएगा ना रे भाई, वो चीज है। और अब जो रिद्धिमा बोल रही थी कि सर जीरो, जीरो का मतलब टीवी और नमक दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो ये होता है अनरिलेटेड गुड्स के लिए। जब गुड्स का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है तो एक दूसरे का मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करता, अनरिलेटेड गुड्स। आया क्या बात समझ? बात समझ आया क्या? माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन वालों व्हाट से यार, यस और नो इन द चैट, कम ऑन यार फटाफट। ऑफलाइन वालों यस और नो फटाफट यार, क्लियर है ना सबको? ओके। सप्लाई, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का बात होता है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये इसमें खाली एक दो क्वेश्चन ही आपको बताना है, बाकी सब वही है इलास्टिसिटी ऑफ। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी में केशव यही है कि अगर जीरो है तो प्रोडक्ट्स इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी है, अगर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ रहा है केशव तो प्रोडक्ट क्या है? नॉर्मल कमोडिटी है, और अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो प्रोडक्ट एक इंफीरियर कमोडिटी है। कुल मिलाकर बात इतना ही है, ठीक है? सही है, सही है सर। हाँ ओके 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 ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। आगे बात कर रहे हैं आपसे, सो पे अटेंशन एवरीबॉडी। जब मैं सप्लाई का बात करूंगा ना, सप्लाई में इतना कुछ नहीं है, बहुत कुछ मैंने डिमांड में आपको बताया, सप्लाई में इतना कुछ नहीं है। सप्लाई क्या बोलता है? वही सेम, खाली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है और कोई मेथड होता भी नहीं है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये बाय डिफॉल्ट होता क्या है? पॉजिटिव नेचर का ही होता है, पॉजिटिव नेचर का ही। ये बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? अरे क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होता है? बढ़ता है। प्राइस घटता है तो क्वांटिटी घटता है, तो बाय नेचर ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हटाओ इस बात को, इसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, इसमें 5 टाइप्स होता है, बट ये 5 टाइप्स में ना मैं तुमको एक चीज बताऊंगा, वो सुनना ध्यान से। 5 टाइप्स प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई का वही है जो तुम डिमांड के अंदर पढ़ के आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, फिर से परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, वेरी गुड, फिर है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। खाली 2 बात बताना है तुमको, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, और फिर आप लोगों का इलास्टिक हो गया, इन इलास्टिक हो गया, इलास्टिक इन इलास्टिक हो गया, और फिर आपका यूनिटरी इलास्टिक। यार यहाँ पर सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, इसको अगर मैं बनाऊं आपके सामने तो इसमें वही वही गाना बज रहा है जो उसमें बज रहा था। इसमें भी इलास्टिसिटी का वैल्यू इनफाइनाइट भागता है, इनफाइनाइट भागता है। इसमें भी प्राइस का हल्का सा भी चेंज नहीं हो रहा, फिर भी क्वांटिटी जोर जोर से भागता है, तो इसका मतलब इसका जो कर्व है वो एग्जैक्टली सेम है। सेम डिमांड और सप्लाई का परफेक्ट केस एकदम सेम है। इन इलास्टिक में क्या होता है कि जब तुम्हारा प्राइस तुम कितना ही बढ़ा लो, सप्लाई में बिल्कुल भी बदलाव आने का नहीं है। तो अगर सप्लाई में बिल्कुल भी बदलाव आने का नहीं है तो यहाँ पर भी थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग, एंड जो तुम्हारा कर्व होता है वो ऐसा ही होता है, यही हो गया। तो ये सब चीज तो मेरे को मतलब भी नहीं है तुमको बताने। अब यहां से भयानक ट्रिक होता है, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई और रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं देगा कभी। चलो, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई का बात अलग से करता हूं तुमसे, सुन लो बस, ये खत्म तो टॉपिक खत्म, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसको ध्यान से सुन लेना, वरना सप्लाई इलास्टिसिटी और सप्लाई में धोखा मिल जाए। सुनो, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई होता क्या है? जहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यस, कोई इसमें गलती नहीं। इसका मतलब यू ऑल ऑलरेडी नो कि इलास्टिसिटी और सप्लाई का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज ऊपर, क्वांटिटी ऊपर होता है, प्राइस नीचे होता है। अब क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा परसेंटेज से चेंज हो रहा है, तो देयरफॉर आवर आंसर। बट यहाँ पर एक चीज है जो एग्जाम में आपको ट्रिक करेगा कि कौन सा एक्सिस है या कौन सा कर्व है जो वाई एक्सिस को काटता है, एक्स एक्सिस को काटता है।
बस यहां से बर्बादी शुरू। बोलो अभी नहीं। सप्लाई में ज्यादा चेंज है। मान लो यहाँ पर मैं क्वांटिटी सप्लाई लिखा, यहाँ पर प्राइस लिखा, ठीक है। प्राइस P1 यहाँ पर मान लो, क्वांटिटी Q1 यहाँ मान लो, कोई दिक्कत है क्या इसमें? ज्यादा जोश में कौन है? क्वांटिटी। ज्यादा जोश में कौन है? क्वांटिटी। प्राइस P2 मैंने यहाँ लिखा, या थोड़ा सा कम गैप में लिखा। पहला इंटरसेक्शन तो यहाँ हो रहा था, अब क्वांटिटी इससे ज्यादा जोश में बदलेगा उज्जवल। अब उज्जवल क्वांटिटी इसको ज्यादा जोश में बदलवाते हैं, देख ज्यादा गैप रखा, यहाँ पे मुलाकात हो रहा है। अब तुम लोग एक बार ज्वाइन करके सोच। दो कंक्लूजन निकल कर आया, सोच। पहला कि ये रिलेटिवली फ्लैटर है, जो डिमांड में भी पढ़ लिया था। डिमांड कर भी तो रिलेटिवली फ्लैटर था। उज्जवल ये सिखाने के लिए नहीं आया यहाँ, ये समझाने के लिए आया कि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एमसीक्यू। अभी हम क्लास 12 का अपना जो रेगुलर क्लास चल रहा था ना मेरा, है ना, एक बच्चा है, वो बड़ा फनी था। क्या था वो क्वेश्चन पूछा मेरे से, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा मेरे से, ठीक है जी। नहीं याद है ना, अपने लोग किए थे वो वाला डिस्कशन, सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें पहला क्वेश्चन यही था कि विच नेचर ऑफ इलास्टिसिटी मेक्स अ वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स। मेक्स अ वर्टिकल इंटरसेप्ट, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस पे। बुक में क्या गलती दिया हुआ था? आंसर इलास्टिक सप्लाई होगा, तुम लोग को दिख गया। बुक में आंसर, मतलब बुक में नहीं, वो जहां से पूछा था उसमें आंसर इन इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। उससे हम पूछे, वो ऑनलाइन अटेंड कर रहा था उस दिन, नाम नहीं ले रहा था, वो ऑनलाइन अटेंड कर रहा था उस दिन, ठीक है कि नहीं है? तो वो आंसर में आंसर दिया रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। बाकी सब चुप पटांग दे रहा था, क्योंकि ठीक है वो लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज हुआ था। वो बेटा रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई देने वाले निकलवाता, ठीक है। हम उससे पूछा बता क्यों, अनम्यूट करके बता। तो बोलता सर अनम्यूट नहीं कर पा रहा है, माइक में प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक काम कर, वेट कर रहा है, लिख के बता। बोलता सर आपको समझने में टाइम लग जाएगा, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा मेरे, क्योंकि जस्टिफिकेशन ही नहीं है भाई। वाई एक्सिस कब कटेगा? जब सप्लाई इलास्टिक हो। वाई एक्सिस को वर्टिकल इंटरसेप्ट बोलता है। अब तुम क्वेश्चन देख कैसे घुमा के आया कि विच नेचर ऑफ सप्लाई मेक्स अ वर्टिकल इंटरसेप्ट। वर्टिकल इंटरसेप्ट ये सब वर्ड देख के अपने डर गए, बट इट्स टॉकिंग अबाउट रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, और कुछ नहीं है। तो याद रख लेना, वाई एक्सिस कब कट रहा है या वर्टिकल इंटरसेप्ट कब कट रहा है? रिद्धिमा जब सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक हो। आयुष कब? जब सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक हो, तब वाई एक्सिस कटेगा। आया बात समझ में? अब इन इलास्टिक को उल्टा कर दें, ये वही तो बता रहा, सुन ले भाई, वही तो बता रहा है कि अपीयर्स टू टच या कुछ भी क्वेश्चन आ गया, अपने इसी का बात करें, अपने इसी का बात करेगा, अपीयर्स टू टच या कुछ भी, ये ध्यान रखिए, ठीक है कि नहीं? अच्छा, फिर आता है, जोर से बोलो, ये ओरिजिन से क्यों नहीं जा रहा, वर्टिकल इंटरसेप्ट से ही क्यों जा रहा है? इसका यार रिद्धिमा आंसर बहुत सिंपल है। इसका फ्लैट नेचर जो है ना, उस वजह से अपने ऐसा बोलते हैं। रियल लाइफ में आप सही पकड़े हो रिद्धिमा, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि इसको इस प्राइस पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, बट इसका एक्सप्लेनेशन मैं तब भी दे सकता हूँ। बोलो क्या? कि मान लो रिद्धिमा यहाँ पर प्राइस कुछ ऐसा है वाई एक्सिस पर कि इस प्राइस पर तो प्रोड्यूसर बेचेगा ही नहीं माल। नहीं समझ में आया? आओ एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर देते हैं इस बात। एक मिनट दोस्त, है ना, इधर देखो। रिद्धिमा इज टेलिंग यार इसका लॉजिक एक्सप्लेन करो आप। रिद्धिमा P1 थोड़ा सा ऊपर है, P1 मान लो 12 रुपये, 12 रुपीज है, बट उसके जो थोड़ा सा नीचे है जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो 10 रुपीज है। आपको लॉजिक चाहिए ना, 10 रुपीज में सप्लायर बोल रहा हूँ बेचेगा ही नहीं माल। तो आप मेरे को बताओ, इफ x इज 0 एंड y इज 10, कहां प्लॉटिंग होगा? वही तो होगा जहां पे मैंने किया। तो ये मत बोलना कि इट इज एब्सोल्युटली स्टूपिड, दिस वन इज नॉट एब्सोल्युटली स्टूपिड, ऐसा तो नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये चीज, बट खैर जनरली ये इंटरसेक्ट नहीं करता, ये बात आप लोगों को समझना है। आगे बात करें, नेक्स्ट आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। तो यार जब अपने लोग रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई बनाता है ना, शांति से सुनना, इसमें क्या चाहिए देखो क्या होता है। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई का जब अपने बात, यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा जोश में कौन है? प्राइस है।
तो देख प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है। अब प्राइस ज्यादा जोश में बदला, P2 हो गया, क्वांटिटी भी जोश में था बट कम कम। तो इस तरीके का कर्व रिलेटिवली स्टीपर होता है। क्या होता है? रिलेटिवली स्टीपर होता है। एज इफ अपियरिंग टू, प्लीज पे अटेंशन, एज इफ अपियरिंग टू टच द एक्स एक्सिस, नॉट एक्चुअली टचिंग द एक्स। और इसका तो कोई लॉजिक भी नहीं, बट अगर आ गया अपियरिंग टू टच द एक्स एक्सिस तो अपने लोग स्टीप स्लोप का बात करेंगे। और हाँ, परफेक्ट में आप लोग बिल्कुल बोले कि जो पक्का ही इंटरसेक्ट करता है वो तो दोनों परफेक्ट वाला आंसर है, वो तो दोनों परफेक्ट वाला है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। क्योंकि देख परफेक्टली इलास्टिक वाला, सोच के देख एक बार, जो परफेक्टली इलास्टिक वाला है, सोच के देखना एक बार कि जो परफेक्टली इलास्टिक वाला है ना, जो परफेक्टली इलास्टिक वाला केस है वो आपका इधर पे ये रहा, वो आपका वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। और जो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, जो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा वो आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर यार यही बात है। तो गाइस कुल मिलाकर जो बात है वो इतना ही है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? यूनिटरी इलास्टिक स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, 45 डिग्री लाइन। अगर एग्जाम में आ गया कि कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है जिसमें 45 डिग्री लाइन बनता है, तो 45 डिग्री लाइन अगर क्वेश्चन आ गया तो याद रखना यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है। कौन सा सप्लाई है? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है, जहां पे सप्लाई का वैल्यू इलास्टिसिटी का 1 होता है। कितना होता है? 1। 45 डिग्री क्यों? क्योंकि ये जितना दूर इससे है उतना ही दूर इधर से, इक्वल। बाकी सारे मेथड सेम है गाइस। तो इलास्टिसिटी का भी वन शॉट आज। कल का जो अपने लोग का रहेगा एजेंडा, वो मैं बता देता हूँ। डुअल एजेंडा रहेगा। नंबर 1 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड नंबर 2 प्राइस मैकेनिज्म। ये दोनों के ऊपर बात होने वाला है। बाय बाय एवरीवन, दैट्स इट। सर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई मेरे बुक में, सर वो एक बार करवा देंगे? वो हम लोग रेगुलर में कंडक्ट करेंगे। हाँ, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।